जीन एनर्जी किसी तूफान की तरह चारों तरफ फैल रही थी और बहुत ही भयानक स्पीड से ऊपर उठ रही थी। उसी पल पर्पल कोर क्लैन का पोटेंशियल पागलों की तरह एक्सप्लोड हो गया। आसमान आग और बादलों से भरा था। पूरा आसमान तप रहा था और पर्पल मून उबलने जितना गर्म हो गया था। ये नज़ारा देखकर सब लोग सुन रह गए। अगले ही पल सबने हैरानी से ठंडी सांस ली। शुआनजिंग के दूसरी तरफ लियांगवान और जुआंग होंग भी थोड़े परेशान और वरीड थे। जुआंग होंग का चेहरा टेंशन में था। क्या भाई चूलिन के लिए ऐसा करना बहुत ज्यादा रिस्की नहीं है? लियांगवान ने गहरी सांस ली और बोला, चूलिन के पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं। वो बिना सोचे समझे यहां तक नहीं पहुंच सकता था। चलो आगे देखते हैं। लियांगवान अंदर से थोड़ा परेशान था और चुपचाप प्रे कर रहा था कि चूलिन कोई बेवकूफी न करे। जुआंग होंग के चारों साथियों ने फीकी स्माइल दी और अपना सिर हिलाया। अब वो लोग और कुछ समन नहीं कर सकते थे। अब वो सिर्फ दूर से देख सकते थे और छू लिन के एक्शंस पर भरोसा कर सकते थे। ये लड़का इतनी देर से सिर्फ इसलिए लड़ रहा है ताकि वो लड़की अपनी ट्रिब्यूलेशन पार कर सके। तीसरी ट्रिब्यूलेशन का क्या होगा, भले ही हम शुआनजिंग वापस चले जाएं। हवा में सेंड्रो किंगडम के स्ट्रांग मैन का चेहरा अजीब लग रहा था और वो सामने की तरफ देख रहा था। लियू फैंग ने मजाक उड़ाते हुए कहा, भाई लियू, मुझे लगता है कि वो लड़का तुम्हें चैलेंज कर रहा है। लियू एंग के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। उसकी नजरें छू लिन पर टिकी थीं और उसने अपनी हथेली हल्की सी उठाई। मुझे नहीं पता कि तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन अगर तुम अपनी मौत खुद ही बुला रहे हो तो मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। लियू अंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हाथ से हमला कर दिया। उसकी ठंडी नजरों के बीच एक ब्लैक स्पीयर शेप में आई और तेजी से उड़ गई। हवा को चीरते हुए लियू एंग ने बड़ी भयानक फोर्स के साथ चू लिन और पर्पल मून पर हमला कर दिया। लियू अंग के इस अटैक ने सबको टेंशन में डाल दिया। ब्लू ग्रीन ड्रैगन सोल बिना रुके उससे जा टकराई। उस ब्लैक स्पीयर में बहुत भयानक फोर्स थी, लेकिन ड्रैगन सोल अपना सिर आगे करके सीधा उससे भिड़ गई। जोरदार धमाका हुआ। हवा में जबरदस्त एनर्जी फ्लक्चुएशन हुआ और ड्रैगन सोल ने उस हमले को रोक लिया। भले ही वो वैनिशिंग फोर्स के शेल से ढकी थी, लेकिन बहुत तगड़ी डिफेंस फोर्स वाली ड्रैगन सोल ने भी एक जोरदार दहाड़ मारी और उसकी स्पिरिट थोड़ी कमजोर पड़ गई। चू लिन पर्पल मून के बगल में खड़ा था और इस नज़ारे को बड़ी शांति से देख रहा था। उसकी बॉडी की जीन एनर्जी भी तेजी से फ्लक्चुएट कर रही थी। हवा के तेजी से बहने की आवाज आई। उनके सिर के ऊपर मौजूद जलते हुए बादल अभी गायब भी नहीं हुए थे कि बहुत सारे काले और लाल बादल वहां आ गए। ये सब बहुत ही अजीब था। ये तो शुआनजिंग के शुआनफेंग की चौथी ट्रिब्यूलेशन है। क्या भयानक तूफान है। ये तो नॉर्मल वॉरियर्स के व्हर्लविंड से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। वहां पर चौथी ट्रिब्यूलेशन वाले बहुत से स्ट्रांग लोग मौजूद थे जो मेटाफिजिकल रेल्म में वापस आ गए थे। आसमान में उठते हुए उस काले हरिकेन को देखकर उन्हें अपनी खुद की ट्रिब्यूलेशन याद आ गई, जो उनकी बॉडी के सिर्फ 1 मीटर के अंदर ही सिमट कर रह गई थी। अचानक उनके चेहरों पर शर्मिंदगी साफ दिखने लगी। हम्फ। लियू अंग का चेहरा उदास हो गया था। सामने वाले दोनों लोगों की ट्रिब्यूलेशन को देखकर वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी उंगलियों से हमला कर दिया। ब्लैक लाइट पागलों की तरह चमक उठी। वो पूरे आसमान में बारिश की तरह फैल गई और सीधा चू लिन और पर्पल मून की तरफ तेजी से गई। आसमान की उस रोशनी के बीच ड्रैगन सोल की बड़ी सी बॉडी एक बार फिर चू लिन के सामने आ गई। उसकी बॉडी से निकलने वाली एंडलेस ब्रेथ चारों तरफ फैल गई और उसकी रोशनी ने चू लिन को पूरी तरह से कवर कर लिया। अब देखना मैं तुम्हारी इस ड्रैगन स्पिरिट की कैसे धज्जियां उड़ाता हूं। लियू एंग उस ड्रैगन स्पिरिट को देखकर पूरी तरह गुस्से में आ गया था। उसकी आंखों में ब्लैक लाइट चमकी और वो पूरे आसमान में दहाड़ते हुए सीधा ड्रैगन सोल पर टूट पड़ा। बैंग बैंग की जोरदार आवाजें आईं। ड्रैगन सोल पर भयानक वेव्स आकर टकराईं। पावर ऑफ एक्सटिंक्शन और विदरिंग ने उन बाहरी डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस को पिघलाने की पूरी कोशिश की। ब्लैक लाइट धीरे धीरे गायब होने लगी और ड्रैगन सोल की वो शानदार और बड़ी बॉडी फिर से सामने आ गई। बस इस बार ड्रैगन सोल पर मौजूद रोशनी फीकी पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सोल बॉडी से बहुत सारे स्केल्स टूटकर गिर गए हों और उसकी चमक भी कम हो गई थी। भले ही चू लिन की ड्रैगन स्पिरिट ऐसे हमले को बर्दाश्त न कर पाए, लेकिन उसे अपनी ड्रैगन स्पिरिट को इस तरह लगातार लड़ने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। डिंगवे और बाकी लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और चुपचाप अपनी मुट्ठियां भींच लीं। भले ही चू लिन की ड्रैगन स्पिरिट बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, लेकिन क्या वो सच में उन्हें मिस्टीरियस रेल में वापस ले जाकर पार करा पाएगी? एक जोरदार दहाड़ गूंजी। जैसे ही जियुए और चू लिन एक क्रिटिकल मोमेंट पर पहुंचे, आसमान की डिमोनिक फायर और एथेरिक विंड और भी ज्यादा हैवी होने लगी। वो आसमान में जमा हो रही थीं और बस एक्सप्लोजन के सही पल का इंतजार कर रही थीं। इस डिजास्टर का लेवल अभी भी बढ़ता ही जा रहा है। उन दोनों की ट्रिब्यूलेशंस एक साथ मिल गई हैं। इसका मतलब है कि एक इंसान एक ही टाइम पर दो ट्रिब्यूलेशंस को पार कर रहा है। क्या वो लोग जिंदा बच पाएंगे? ये देखकर सब लोग पूरी तरह शॉक्ड थे। आसमान से आती आवाजों की गूंज सुनकर उनके अंदर डर बैठ गया था। क्या चू लिन सच में ऐसा कर पाएगा? ये बात तो किसी ने सुनी भी नहीं थी कि कोई एक इंसान एक ही समय में दो ट्रिब्यूलेशंस का सामना कर सकता है। बादलों की जोरदार गर्जना गूंज उठी। फायर क्लाउड और ग्रे डार्क क्लाउड उबल रहे थे और उनके अंदर की एनर्जी लगातार जमा होती जा रही थी। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि ईविल फायर और ईथर स्टॉर्म उन बादलों के ठीक नीचे लटके हुए हों।
ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह से चार्ज हो चुके हों और किसी भी पल नीचे गिर सकते थे। डबल ट्रिब्यूलेशंस। ये दोनों ट्रिब्यूलेशंस कोई ऑर्डिनरी कैलामिटीज नहीं थीं। वो दोनों ही बहुत अमेजिंग लोग थे और ये सब नेचुरल डिजास्टर्स थे। शुआनजिंग में वापस आने वाले लोगों की तो बात ही छोड़ दो। जो लोग अपनी जान बचाकर दूर खड़े थे वो भी गहरी सांस ले रहे थे। ये सच में पागलपन था। चूलिन के इस डिसीजन के बारे में सब लोग अपने मन में यही सोच रहे थे कि कोई भी नॉर्मल इंसान कभी ऐसा फैसला नहीं लेता। क्या इस लड़के का दिमाग खराब हो गया है? फॉरेस्ट वर्ल्ड के उन स्ट्रांग आदमियों के चेहरे अजीब से हो गए थे। आसमान के उन बादलों का तो कोई अंत ही नहीं दिख रहा था। वो लोग भी बादलों में होने वाले फ्लक्चुएशन को देखकर पूरी तरह डरे हुए थे। आखिर ये लड़का करना क्या चाहता है? लियू फेंग ने भी अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वो उसका मजाक उड़ाना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। चू लिन की हरकतें बहुत ही अजीब थीं। कॉमन सेंस की बात करें तो अभी चू लिन पर हमला करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर वो लोग बस चुपचाप खड़े होकर उन दोनों ट्रिब्यूलेशंस के आने का इंतजार करें तो भी चू लिन और जियुए अपने आप ही मारे जाएंगे। भाई लियू फेंग की नजरें सामने खड़े लियू एंग पर पड़ीं। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर वो भी डर गया। ये लड़का सच में इतना शातिर नहीं हो सकता। लियू अंग ने बादलों के नीचे खड़े उन दोनों लोगों को घूरते हुए कहा, हम इंतजार नहीं कर सकते, हमें सीधा चू लिन पर हमला करना होगा। पियरलेस टियानफेंग, स्काई अरे को कैप्चर करो। हवा में से अचानक अनगिनत ब्लैक लाइंस बनने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इनविजिबल बड़ा सा हाथ हवा में पेंसिल पकड़कर कुछ लिख और ड्रॉ कर रहा हो। चू लिन की कसकर बंद आंखें धीरे से खुलीं। हा, आखिर आ ही गया। सबकी नजरों के सामने वो रून चेन 100 मीटर्स के अंदर चू लिन की तरफ तेजी से गई। जैसे ही चेन चू लिन के पास पहुंचने वाली थी, काले बादलों के ऊपर से एक फायर ड्रैगन नीचे लुढ़का। ये बिल्कुल किसी मैग्मा एरप्शन जैसा था और वो एक भारी किनेटिक एनर्जी की तरह नीचे बरस पड़ा। जोरदार दहाड़ें गूंज उठीं। हेवनली डीमन की ईविल फायर सबसे पहले बाहर निकली और चू लिन के ऊपर हॉरिजॉन्टल वॉल वाली ब्लैक चेन सबसे पहले उसकी चपेट में आ गई। अगर डीमन फायर के पास दिमाग होता तो वो पागलों की तरह भीड़ लगाकर रून चेन पर लिपट जाती। उस तेज आग ने रून चेन को पिघलाकर लगभग लिक्विड जैसा बना दिया था। एक भारी आवाज आई। बहुत सारी रून चेन्स जल्दी ही गायब हो गईं और फिर वो पूरा चेन नेटवर्क एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। हम्फ। रून चेन के टूटते ही लियू एंग की आंखें झटके से खुलीं और उसके मुंह से खून निकल पड़ा। तुम दोनों ने इतने भयानक डिजास्टर को बुलावा दिया है। ये सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम लोग इससे बच पाओगे, लियू अंग ने ठंडी आवाज में कहा। चू लिन ने हल्की सी स्माइल दी। इस डिजास्टर को मुझे रोकने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए है। चू लिन के चेहरे पर अजीब सी स्माइल देखकर लियू एंग की पुतलियां सिकुड़ गईं और वो ठंडी आवाज में हंसा, बकवास। जब तक लियू एंग खुद आगे बढ़कर डीमन फायर रॉबरी और शुआनफेंग रॉबरी को भड़काता नहीं, तब तक उस पर हमला कैसे हो सकता था? चू लिन की स्माइल और भी ज्यादा अजीब हो गई। मैजिक फायर रॉबरी पहले ही गिर चुकी थी और अब उसकी शुआनफेंग रॉबरी को भी आना चाहिए था। हवा के तेज झोंके चलने लगे। आसमान में टाइशुआन विंड के साथ दूध जैसी सफेद चीजें तैर रही थीं। एथेरिक स्वानफेंग के गिरने के साथ ही आसमान में बर्फ के टुकड़ों जैसे सॉलिड सब्सटेंसेस बिखरने लगे थे। वो कोई बर्फ नहीं थी, बल्कि टाइस्वान विंड का एसेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। फायर क्लाउड में से एक डेविल्स फायर निकली और ईथर के कुछ सॉलिड एसेंस से जा टकराई। एक जोरदार धमाका हुआ। उस समय मैजिक एंड ईविल फायर कई गुना ज्यादा भड़क उठी। उसी पल स्पेस में भी दरारें पड़ गईं और वॉइड क्रैक्स बाहर आ गए, जिन्होंने डीमंस एंड ईविल फायर के एक्सप्लोजन को अंदर खींच लिया। डबल रॉबरी वेव के डर को महसूस करते हुए लियू एंग ने ठंडी सांस छोड़ी। इस लेवल के डिजास्टर से शुआनजिंग में लौटने वालों की बात तो दूर, एंटी लाइफ लेवल के स्ट्रांग लोगों को भी बड़ी सावधानी से खुद को बचाना पड़ता था। इसका मतलब चू लिन सच में अपनी जान की परवाह नहीं करता था और खुद मरना चाहता था। क्या बात है? ये आग कितनी बड़ी है? आसमान में फायरवर्क्स की तरह फूटने वाली शानदार आग की तरफ इशारा करते हुए लियू फेंग ने धीमी आवाज में कहा। लियू एंग ने ऊपर देखा, अपनी भौएं सिकोड़ी और अचानक कुछ समझा। ईविल स्पिरिट्स, ईविल फायर, विंड फायर, विंड फायर। लियू एंग परेशान होकर चिल्लाया, ये तो बहुत बुरा है। आग के और भी ज्यादा कॉलम्स टाइस्वान विंड के एसेंस से जा टकराए। वहां से फूटने वाली लपटों ने अनस्टेबल स्पेस को आसानी से चीरकर वॉइड में बदल दिया और उनका बीकन अरे असल में उसी वॉइड में सेट किया गया था। उस असीम अंधेरे में ब्लड स्टार का आउटर स्पेस मौजूद था। अगर कोई यहां से स्पेस खोलता तो वो कैंगलन रेल्म में एंटर कर सकता था। इस समय उस डार्क वॉइड में 12 लोग शांति से बैठे थे और उनके अंदर से निकलने वाले पावरफुल फ्लक्चुएशंस चू लिन और यहां तक कि लियू एंग और बाकी सबसे भी कहीं ज्यादा थे। वो 12 लोग उस बॉक्स के बिल्कुल बीच में बैठे थे। 10 मिनट। बीकन अरे सिर्फ 10 मिनट में पूरा हो जाएगा। उसके बाद सैनरो वर्ल्ड के साइंटिफिक रिसर्च मास्टर्स बीकन को एक्टिवेट कर सकते थे और इस स्पेस को फॉरेस्ट वर्ल्ड में ले जाने के लिए सुप्रीम लेवल मैजिक का इस्तेमाल कर सकते थे। एक तेज भिनभिनाहट गूंजी। अंधेरे में वायलेंट वेव्स गूंज रही थीं और उन 12 लोगों ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उनकी आंखों में एक चमक थी। ये क्या हो रहा है? एक तीखी आवाज आई। क्या अंदर इतनी भयानक लड़ाई हो रही है? स्पेस भी हिलने लगा है? क्या अंदर का काउंटर अटैक इतना स्ट्रांग हो सकता है?
कड़कने की आवाजें आईं। उन 12 लोगों के चारों तरफ स्पेस के फटने की आवाजें आ रही थीं। वो सब डरे हुए थे। क्या सच में स्पेस फट गया था? भले ही कोई कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, बहुत कम लोग ही ऐसा कर सकते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि इसका मोमेंटम बिल्कुल भी छोटा नहीं था। ध्यान रखना, हमारी बड़ी कामयाबी बिल्कुल सामने है और हम किसी भी कीमत पर हार नहीं मान सकते। वो तीखी आवाज अभी खत्म ही हुई थी कि एक जोरदार धमाका हुआ और एक मैजिक फायर नीचे गिरकर उसकी पूरी बॉडी को निगल गई। आह आह! वो झुलसा देने वाली आग सीधे उस पर गिरी, जिससे उसकी हालत खराब हो गई। हेवन की वो ईविल फायर उसे एक बार में जलाकर नहीं मारेगी, लेकिन उस फायर रॉबरी का खौफ ये था कि उसे बुझाना बहुत ही मुश्किल था। वो इंसान हवा में बैठा और उस आग को बुझाने की कोशिश करने लगा। पूरा स्पेस उबल रहा था। जोरदार दहाड़ें फिर से गूंज उठीं। स्पेस टुकड़ों में टूट गया और टाइशुआन विंड के साथ मिलकर डीमंस एंड फायर बाहर निकल आए। वो 12 लोग उन सभी हमलों की चपेट में आ गए। उस शांत वॉइड में वो 12 लोग लड़खड़ाए, संघर्ष करने लगे और उन्हें भयानक दर्द सहना पड़ा। बीकन को बचाओ! हम बीकन को खो नहीं सकते। अपनी बॉडी पर लगी आग को इग्नोर करते हुए वो सब बीच में रखे उस ब्लू बॉक्स की तरफ भागे जहां एक और बड़ी दरार बन रही थी। भले ही बीच में स्पेस था, फिर भी वो अंदर उठती हुई आग को महसूस कर सकते थे। बूम की आवाज आई। उन 12 लोगों ने आग का दर्द सहते हुए बीकन को चारों तरफ से घेर लिया। दूर से भारी जीन एनर्जी महसूस हुई। दर्जनों लोगों ने उन्हें घेर लिया और अचानक उनके चेहरे कड़वाहट से भर गए। ये तो इंटरेस्टिंग है। ये किसने किया? हमने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं। दूसरी तरफ यही हुआ है, एक खूबसूरत औरत ने अपना मुंह ढकते हुए कहा। पहले बीकन को तबाह करो, फिर हम अंदर जाकर देखने का कोई रास्ता निकाल लेंगे। मुझे उम्मीद है कि कोई नुकसान नहीं हुआ होगा, उस स्ट्रांग आदमी ने ठंडी आवाज में कहा। वानचोंग यन के ऊपर। भले ही फेंगोशवांगजी के एक्सप्लोजन ने अपनी ज्यादातर फोर्सेस को वॉइड में उड़ा दिया था, फिर भी अभी बहुत सारी लपटें चू लिन और जीवे की तरफ गिर रही थीं। एनर्जी साइफन। चू लिन की हथेली ने ऊपर की तरफ धक्का दिया और उसके सिर के ऊपर एक छाते की तरह वर्लपूल बन गया। पा 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 की आवाजें आईं। नीचे गिरने वाली सारी डेविल ईविल फायर और एथेरिक विंड उस एनर्जी स्वॉलो में खिंचकर गायब हो गईं। एक आवाज आई। पर्पल मून ने एक हल्की सी सांस ली और धीरे से अपनी लवेंडर आंखें खोलीं। उसकी आंखों में एहसानमंदी भरी हुई थी। छू लिन ने उनकी मुसीबत को अपने ऊपर ले लिया है। वनचोंगयन पहाड़ की चोटी पर मौजूद सबकी आंखें पूरी तरह शौक से भरी हुई थीं। वो सब सच में कमाल के थे। चू लिन ने उन दोनों डिजास्टर्स को भी रोक लिया था जिनसे फिफ्थ रॉबरी वाले स्ट्रांग लोग भी डरते थे। ये सिर्फ 2 डिजास्टर्स को झेलना नहीं है। लियांग ग्वान ने गहरी सांस ली और उसकी नजरें आसमान पर टिकी थीं। आसमान के बिल्कुल ऊपर ग्रे स्नेक चल रहा था। अरे लाइंस हल्की हल्की दिखाई दे रही थीं और वो कई जगहों से टूट चुकी थीं। चू लिन और पर्पल मून की इन दोनों कैलामिटीज ने बीकन अरे के लगातार चलने वाले ऑपरेशन को रोक दिया है। हमने कुछ देर के लिए उन्हें रोक दिया है। लियांग ग्वान को बाहर की सिचुएशन के बारे में कुछ पता नहीं था। अगर उनके पास काफी मैन पावर और मटीरियल्स हुए तो वो लोग शायद इसे जल्दी ही रिपेयर कर लेंगे। लेकिन छू लिन के उस कदम ने पहले ही एक मिरेकल कर दिखाया था। जाहिर सी बात है, अगर उनकी किस्मत अच्छी रही और उन्होंने बीकन को तबाह कर दिया तो ये डेंजरस सिचुएशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। भाई लियू, हम क्या करें? वो ईविल फायर हमारी तरफ आ रही है। लियू फेंग और बाकी लोग बहुत परेशान थे। चू लिन के सामने वाले वर्लपूल को छोड़कर बाकी सारी फ्लेम्स उन्हीं की तरफ फैल रही थीं। क्या हम पीछे हट जाएं? एक आदमी कांपते हुए बोला। उसने नेचुरल डिजास्टर वाली ये फ्लेम सिर्फ अपने क्लैन की प्रोपेगेंडा फिल्म में ही देखी थी। चुप रहो, लियू एंग ने ठंडी आवाज में कहा। हमारी पोजीशन बीकन की इनर आई है। किसी को भी अपनी जगह से हिलने की इजाजत नहीं है। लियू अंग ने चारों तरफ देखा और फिर बोला, चिल्लाओ मत। मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है। मैं शुआनजिंग की 5th रॉबरी पार करने वाला एक्सपर्ट हूं। पियरलेस टियानफेंग की पावर के साथ क्या मैं शुआनजिंग की 3rd रॉबरी वाले एक मामूली लड़के को भी नहीं निपटा सकता? ये सुनकर लियू फेंग और बाकी लोगों ने अपना मुंह थोड़ा सा खोला और फिर कसकर बंद कर लिया। ये बात गलत नहीं थी। वो लोग पियरलेस टियानफेंग का इस्तेमाल करने में ज्यादा केपेबल थे, जो हर चीज को कैद करने के लिए काफी था। एक चू लिन को निपटाना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक जोरदार दहाड़ गूंजी। उस विशाल इथीरियल विंड ने हेवनली डीमंस और बाकी डीमंस को क्षितिज से धकेला और उन्हें धीरे धीरे लियू एंग की तरफ दबा दिया। लियू अंग के चेहरे पर हल्का पसीना आ रहा था। उसे सिर्फ इतना पता था कि वो ईविल फायर बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन वो कितनी स्ट्रांग थी ये उसे क्लियर नहीं था। हालांकि उसे लगा कि छू लिन इसे रेजिस्ट कर सकता है। उसके पास हेवन की पावर थी और वो उसे नहीं रोक सकता था। लियू एंग ने दांत पीसते हुए तुरंत अपनी पावरफुल जीन एनर्जी को स्टिम्युलेट किया, जिससे आसपास का स्पेस जोर से कांपने लगा। अचानक स्पेस से डार्क लाइट बाहर निकली, जो किसी मैजिक ड्रैगन की तरह उसकी आंखों के सामने आकर मिल गई। हेवन फॉरबिडिंग। रोशनी और रंग एक दूसरे से टकराए। थोड़ी ही देर में उन्होंने 100 मीटर्स के साइज का एक बड़ा सा डार्क अरे बना लिया। उस बड़े अरे पर अनगिनत एनर्जी तेजी से उमड़ी और चारों तरफ फैल गई। लियू एंग के सामने वो बड़ा अरे बहुत ही अजीब लग रहा था।
उसके चारों कोने धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे उसने हेवन और अर्थ को अपने नीचे दबा रखा हो। हवा की तेज आवाज आई। चू लिन ने अपने सिर के ऊपर देखा। उसके सिर पर मौजूद एनर्जी साइफन ईविल फायर की इस छोटी सी धार को नहीं रोक पा रहा था। सामने वाला तो इस फ्लेम को झेलने के लिए तियान्युआन जिबाओ पर डिपेंड होना चाहता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बेवकूफ़ी थी या फिर इसके पीछे कोई और राज छुपा था। एक जोरदार धमाका हुआ। वो बेहिसाब फ्लेम्स तबाही मचाते हुए किसी सुनामी की लहर की तरह एक जबरदस्त गर्मी लेकर आईं और लियू एंग की आंखों के सामने उस ब्लैक नेटवर्क्स वाले बड़े अरे में जा घुसीं। टकराने के उस पल में आसमान और जमीन पूरी तरह शांत हो गए। फिर वो दहाड़ती हुई फ्लेम हवा और ब्लैक लाइट को अपने साथ लेकर एक टेरिफाइंग पावर के साथ पूरे आसमान में गूंज उठी। ये बिल्कुल किसी कलरफुल लावा फायरवर्क्स की तरह था। वो लावा स्लरी किसी मीटियर की तरह चारों दिशाओं में फैल गई। अपने पीछे धुएं की एक लंबी पूंछ छोड़ते हुए वो जोरदार आवाज के साथ वांचोंगया के चारों तरफ गिरने लगी। सब लोग पूरी तरह हैरान थे। वो शेकिंग पावर उस लेवल को भी पार कर चुकी थी जहां चू लिन और लियू एंग को होना चाहिए था। इस तरह की टक्कर की एक छोटी सी आफ्टरवेव भी मेटाफिजिकल रेल्म में वापस आने वाले स्ट्रांग लोगों को आसानी से राख में बदल सकती थी। वांचोंगयन पर डिंग वे और बाकी लोग ये देखकर दंग रह गए। आसमान में फूटने वाले वो लावा फायरवर्क्स दिखने में बहुत खूबसूरत और शानदार थे, लेकिन वो अपने साथ मौत की तबाही लेकर आ रहे थे। क्या पागलपन है। हरे पहाड़ों के बीच सन्नाटा छा गया और सबके दिल और भी ज्यादा खौफ से भर गए। डिंगवे ने भी फीकी स्माइल के साथ कहा, उनके इस पार करने की पावर के साथ अगर वो कहीं भी बैठे हों तो उन्हें प्रोवोक करने की हिम्मत कौन करेगा। जो भी इस रॉबरी की चपेट में आएगा वो सीधा मारा जाएगा। डिंगवे के सुपरस्टार जीनियसेस भी लगातार अपना सिर हिला रहे थे। चू लिन के इस मूव ने उन सबको भी कन्विंस कर दिया था जो खुद को सबसे ऊपर मानते थे। लियांग वान चुप होना चाहता था, लेकिन ये हवा और आग चू लिन की ही एक ट्रिक थी। सिर्फ दो डिजास्टर्स को आपस में मिलाकर ही वो इतनी टेरेबल पावर बना सकते थे। अगर ये दो ऑर्डिनरी डिजास्टर्स होते तो उनमें इतनी भयानक पावर कभी नहीं होती। आखिरकार लियांग वान ने ये सब बातें नहीं कहीं। ये सब सुनने में ऐसा लगता जैसे वो उनसे जल रहा हो। उसी समय अपने सबॉर्डिनेट्स के सहारे खड़े किन जिजन का चेहरा उतरा हुआ था और उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींच रखी थी। उसकी आंखों में दिखने वाली जलन और हार न मानने की जिद इतनी ज्यादा थी कि लग रहा था जैसे वो सच में उसकी आंखों से बाहर आ जाएगी। अपने टैलेंट की वजह से पैदा होने के बाद से ही लोग उसकी हमेशा इज्जत करते आए थे। टैलेंट से भरे ब्लड स्टार अरीना में भी वो हमेशा सबसे ऊपर खड़ा रहता था और बड़ी बेरुखी से नीचे खड़ी भीड़ को देखता था। लेकिन उसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि आखिरी लेवल पर लियू एंग उसे इस तरह नीचे गिरा देगा। लेकिन चू लिन, जो एक वाइल्ड एरिया में पैदा हुआ था और एक अनजान और टूटे फूटे इलाके से आया था, वो अब सबका सेवियर बन गया था और आसमान का सबसे ज्यादा चमकने वाला सितारा बन चुका था। वो ग्लोरी उसकी होनी चाहिए थी। किन जिजन ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। उसकी आंखें नफरत और गुस्से से भरी हुई थीं। एक जोरदार धमाका गूंजा। आसमान में उबलती हुई वो ईविल फायर उनके सामने वाले उस डार्क अरे पर जोरदार वार कर रही थी। उस ईविल फायर के इम्पैक्ट से डार्क अरे बहुत जोर से कांपने लगा। वो बड़ा अरे सिर्फ चमक ही नहीं रहा था, बल्कि वो पूरे आसमान में फैली उस ईविल फायर पर पलटवार भी करना चाहता था, लेकिन उस फ्लेम के पूरी तरह शेप लेने से पहले ही उसे आसानी से बुझा दिया गया। लड़ाई के बाद लियू एंग का चेहरा उतर गया था और वो उस बड़े अरे के भयानक वाइब्रेशन को देख रहा था। वो उस बड़े अरे पर लगातार फैलने वाले टेरेबल प्रेशर को साफ महसूस कर सकता था। उस प्रेशर ने उसे अंदर और बाहर दोनों तरफ से डरा दिया था। भाई लियू, ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा अरे उस लड़के के अटैक को नहीं रोक पाएगा। लियू फेंग और बाकी लोगों ने घबराहट में उस बड़े अरे के तेज वाइब्रेशन को देखा। उनके चेहरे पर अटैक का हौसला कम और घबराहट ज्यादा दिख रही थी। उन लोगों का क्या हुआ? लियू अंग ने दांत पीसते हुए जल्दी से पूछा। लॉजिक के हिसाब से अब तक तो काम हो जाना चाहिए था। बीकन अभी तक ओपन क्यों नहीं हुआ? उसे और कितनी देर तक ऐसे ही टिके रहना होगा? भाई, जो डाउ से हमारा कॉन्टैक्ट टूट गया है। बाहर उस वॉइड के उस पार हर जगह आग ही आग है। लियू एंग के बगल में खड़ा एक आदमी कांपते हुए बोला। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। लगता है कि कैंगलिन वर्ल्ड के लोग हम तक पहुंचने वाले हैं। अरे टूटने वाला है। लियू अंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। अपने कान में पड़ने वाली उन बिखरी हुई आवाजों को सुनकर लियू अंग चिल्लाने ही वाला था। तभी बगल से एक तीखी आवाज आई जिसे सुनकर लियू अंग कांप गया। फिर उसने अपना सिर उठाया और उसके सामने मौजूद वो बड़ा अरे लगातार टूटने लगा। वो अरे टूटने वाला था। चू लिन, कमीने! लियू अंग ने गुस्से में गाली दी। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि शुआनजिंग की 5th रॉबरी के पीक वाली अपनी स्ट्रेंथ और तियान्युआन जिबाओ और तियानफेंग की मदद के बावजूद वो चू लिन की लाई हुई इस कैलामिटी को नहीं रोक पाएगा। लियू एंग बहुत ज्यादा डिप्रेस था। वो जानता था कि अगर वो चू लिन से लड़ता तो चू लिन उसका मुकाबला नहीं कर पाता। उन्हें एक दूसरे की मदद करने का सिर्फ एक ही मौका मिल सकता था, लेकिन वो खुद अपनी ही चाल में फंस गया था। इस एक बार के लिए वो खुद को बहुत ज्यादा दबा हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन लियू एंग चाहे जितना भी गुस्सा कर ले, उस डार्क अरे की दरारें कम नहीं हुई, बल्कि वो और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थीं। टूटने की आवाज और भी तेज होती जा रही थी।
थोड़ी ही देर में वो मकड़ी के जाले जैसा काला हो गया और आपस में बुरी तरह उलझ गया। अरे आइस को छोड़ो और भागो। ये नज़ारा देखकर लियू एंग अब और पंगा लेने की हिम्मत नहीं कर पाया। इस वक्त वो और कुछ नहीं कर सकता था। उसे अपने दांत पीसकर पीछे हटने का इशारा करना पड़ा। लियू एंग के आसपास मौजूद लियू फेंग और बाकी लोगों के चेहरे का रंग भी अचानक उड़ गया। उन्हें अच्छी तरह पता था कि अगर वो ईविल फायर सीधे उन पर फैल गई तो उनके बचने का कोई चांस नहीं होगा। उन्होंने तुरंत उन अरे आइस को छोड़ दिया और एक एक करके तेजी से वहां से भाग निकले। जैसे ही लियू एंग और बाकी लोगों ने अरे आई को छोड़ा, वो ह्यूज डार्क अरे अपनी लिमिट पर पहुंच चुका था। डीमंस एंड ईविल फायर के इम्पैक्ट से वो पूरी तरह एक्सप्लोड हो गया। किसी ने नहीं सोचा था कि ये इनकॉम्परेबल तियानफेंग कॉन्डेंसेशन के ग्रैंड अरे को तोड़ देगा। ये तियानयुआन के मोस्ट प्रेशियस ट्रेजर की पावर है। वांचोंगयान पर लोगों ने चुपचाप होराइजन की तरफ देखा और उनके चेहरों पर धीरे धीरे खुशी छा गई। उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि डार्क अरे के प्रोटेक्शन के बिना लियू एंग अपना सबसे इंपॉर्टेंट बचाव का तरीका खो देगा। और छू लिन और लियू अंग की इस टक्कर में छू लिन ने बाजी मार ली थी। एक जोरदार धमाका हुआ। जैसे ही वो बिग अरे फटा, उबलती हुई ईविल फायर किसी लहर की तरह उस बिग अरे के आर पार हो गई। फिर उसने एक बेहद टेरिफाइंग और वायलेंट फोर्स के साथ बाहर की तरफ हमला कर दिया। कमीने, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। लियू अंग और बाकी लोग तेजी से बाहर निकले। डेविल ईविल फायर को अभी भी इतना भयानक देखकर उनके चेहरे गुस्से से हरे पड़ गए। चलो सब मिलकर हमला करते हैं, लियू एंग जोर से चिल्लाया। लियू एंग की बात सुनकर लियू फेंग और बाकी लोगों ने दांत पीसे। उन्होंने अपनी पूरी बॉडी की जेनेटिक एनर्जी को सामने की तरफ ब्लॉक करने के लिए लगा दिया। एक दहाड़ गूंजी। जैसे ही लियू फेंग ने ऊपर देखा, उसकी नज़र डीमंस एंड ईविल फायर की लहर के दूसरे सिरे पर पड़ी और उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। भाई लियू एंग, अंकल ही की तरफ देखो। लियू अंग ने डरते हुए ऊपर देखा। हेवन एंड ईविल की वो ईविल फायर लगातार उबल रही थी और वो दूर डार्क लाइन से बने केज के किनारे से जा टकराई थी। उसी जगह मार्शल अंकल ही डोंग और कैंगलन वर्ल्ड की टॉप 10 फोर्सेस के बीच टक्कर हो रही थी। नहीं, ये डेविल एंड फायर कैंगलन वर्ल्ड के स्ट्रांग लोगों को बचा लेगी। लियू एंग और बाकी लोगों की डरी हुई आंखों के सामने वो डीमन ऑफ हेवन एंड ईविल फायर सीधे ब्लैक चेन से बने उस केज से जा टकराई। उस केज में जाओ डिंगशु और बाकी लोग फंसे हुए थे। छू लिन ने अपना सिर हल्का सा उठाया। उसके सिर पर मौजूद एनर्जी साइफन अब रुकने वाला था। हालांकि उनका डिजास्टर खत्म ही होने वाला था। उन ऊपर वाले लोगों का शुक्रिया जिन्होंने प्रेशर शेयर करने में उनकी मदद की थी। सिचुएशन अब और भी बेहतर होती जा रही थी। जैसे ही वो केज टूटेगा, कैंगलन वर्ल्ड और बाकी लोगों की बुरी सिचुएशन तुरंत ठीक हो जाएगी। लियू अंग, ये तुमने क्या किया? डार्क चेन केज के बाहर जाओ डिंगशु और बाकी लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा। हीडोंग आसमान से आने वाली उस भयानक आग की चपेट में आ गया। वो तुरंत गुस्से से भर गया और जोर से चिल्लाया। हीडोंग और बाकी लोगों की सिचुएशन भी केज में फंसे टियनवुजोंग के ओल्ड मैन और जाओ डिंगशु जैसी ही थी। इस समय कोई भी बाहरी इंपैक्ट उन्हें फेल कर सकता था। लियू अंग का चेहरा पीला पड़ गया था और उसमें कड़वाहट थी। उसने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन आखिर में वो छू लिन के पागलपन से हार गया था। एक जोरदार धमाका हुआ। एथेरिक विंड से और भी ज्यादा भड़कने वाली वो हेवन एंड ईविल की ईविल फायर सीधे चेन केज से जा टकराई और हेवन एंड अर्थ अचानक कांप उठे। फिर लियू एंग ने देखा कि ब्लैक चेन पर मोटी मोटी दरारें पड़ने लगी थीं। अब सब खत्म हो गया था। जब वो रून्स टूट गए तो लियू अंग का दिल बैठ गया। उसे बहुत अच्छे से पता था कि ये सिर्फ बीकन अरे की प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि कैंगलन वर्ल्ड के वो स्ट्रांग लोग भी आजाद हो जाएंगे। उनका ब्लड स्टार प्रोजेक्ट पूरी तरह फेल हो चुका था और उनकी हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार असल में एक ऐसा लड़का था जो अभी अभी शुआनजिंग की थर्ड रॉबरी में पहुंचा था। डीमंस एंड ईविल फायर पागलों की तरह अंदर घुस गई और चेन केज पर जोरदार वार करने लगी। चारों तरफ टेरिफाइंग एनर्जी फैल गई और स्पेस थोड़ा सा मुड़ गया। कड़कने की आवाजें आईं। चेन केज पर दरारें तेजी से फैलने लगीं। ये नज़ारा देखकर ही डांग का चेहरा बहुत बुरा हो गया। एक केज तबाह हो चुका था और अब उन सबको पकड़ना इतना आसान नहीं था। जैसे ही वो कोई मूव करने वाला था, उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और वो चेन केज बहुत जोर से बाहर की तरफ फैल गया। फिर एक बहुत तेज आवाज हुई और वो रून केज टुकड़ों में टूट गया। वो भयानक एनर्जी शॉक किसी हरिकेन की तरह चारों तरफ गूंज रहा था। 10 नियॉन लाइट्स चारों दिशाओं में निकलीं और बाहर की तरफ भाग गईं। डैम इट! टॉप 10 फोर्सेस के डीकन्स को मुसीबत से बाहर निकलते देखकर ही डोंग गुस्से से पागल हो गया। उसकी आंखें लाल थीं। उसने लियू एंग और बाकी लोगों को घूरते हुए दहाड़ा, तुम सब किसी काम के नहीं हो। तुम लोग उन छोटे कीड़ों को भी नहीं संभाल सकते जो अभी तक इंटरस्टेलर फोर्सेस में भी शामिल नहीं हुए हैं। शर्म के मारे लियू अंग और बाकी लोगों के चेहरे लाल हो गए थे, लेकिन उनके दिल में और भी ज्यादा घुटन थी। अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते तो नीचे वाले वो कचरा लोग उनके सामने टिक भी नहीं पाते। लेकिन किसे पता था कि अचानक यहां चू लिन आ जाएगा, जिसके सारे एक्शंस बहुत पावरफुल थे। ऊपर से उसने डबल रॉबरी ला दी थी। मिस्टर ही डोंग, इसमें सारी गलती चू लिन और उस लड़की की है। एक ने ईविल फायर डिजास्टर बुलाया और दूसरे ने श्वानफेंग रॉबरी।
भले ही बड़े भाई लियू आंग ने पियरलेस टियानफेंग को जीतने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो उन दोनों से हार गए। लियू फेंग ने कड़वाहट के साथ बहाना बनाया। छूलिन? हीडोंग की आंखें बहुत ठंडी थीं और उसकी नजरें नीचे की तरफ गईं। फिर उसने हवा में खड़े छू लिन को घूरना शुरू कर दिया। उस नजर से छू लिन को अपनी पूरी बॉडी में एक ठंडी सहरन महसूस हुई। चू लिन की पूरी बॉडी अकड़ गई और फिर उसने अलर्ट होकर वाटर स्पिरिट कैंगजू से वाटर ड्रैगन को बाहर बुला लिया। डबल रॉबरीज अब गायब हो चुकी थीं। शुआनजिंग की अपनी प्रेजेंट फोर्थ रॉबरी के बावजूद वो हीडोंग के सामने कुछ भी नहीं था। आखिरकार सामने वाला टॉप 10 फोर्सेस के डीकन्स के बराबर था। हाँ, हीडोंग, तुम्हारे स्टेटस वाले इंसान का एक यंगर जनरेशन को ऐसे डराना बहुत ही बेशर्मी की बात है। जब चूलिन पूरी तरह से अलर्ट था, तभी एक ओल्ड फिगर ने हीडोंग का रास्ता रोक लिया। चूलिन ने ऊपर देखा तो वो सच में तियानवू सेक्ट का वही ओल्ड मैन था जिसे यान कोंघाई कहा जाता था। हाँ, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अगर तुम चाहो तो हमारे होंगमेंगडाओ में कोर डिसाइपल बनकर आ सकते हो। होंगमेंगडाओ के उस स्ट्रॉन्ग मैन ने हंसते हुए कहा और उसकी आवाज बिजली की तरह कांपती हुई पूरे आसमान में गूंज उठी। उसकी परफॉर्मेंस सच में इस ब्लडी अरीना के चैंपियन जैसी है। क्यांशी के पेविलियन की उस खूबसूरत औरत ने भी स्माइल करते हुए कहा। अपना मैजिक किंगडम हार चुके जाओ डिंगशू ने अपनी भौहें हल्की सी सिकोड़ी। उसने उस जगह पर देखा जहां किन जिजन मौजूद था। वो इस बात से खुश नहीं था कि उसने लियू अंग को नहीं रोका था। किन जिजन ने भी जाओ डिंगशू की नजर को महसूस कर लिया था। उसका सिर तुरंत नीचे झुक गया और उसकी मुट्ठी कसकर भिंच गई। हम्फ, यान कोंघाई जाओ डिंगशू, तुम लोग बहुत जल्दी खुश हो रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मुसीबत से बाहर आने के बाद मैं तुमसे नहीं लड़ सकता? हीडोंग ने ठंडी स्माइल के साथ कहा। यान कोंघाई हंसा। तुम्हारे पास पियरलेस टियानफेंग है, हालांकि तुम्हारी स्ट्रेंथ कम नहीं है, लेकिन जब तक हम तुम्हारे जाल में दोबारा नहीं फंसते, हम आसानी से तुम्हारा रास्ता रोक सकते हैं। तुम अब दूसरा बीकन अरे सेट नहीं कर पाओगे। अगर ऐसे ही टाइम खिंचता रहा तो कैंगलन वर्ल्ड के स्ट्रांग लोग अपने आप यहां पहुंच जाएंगे। फिर मैं भी देखता हूं कि तुम वापस कैसे जाते हो। हीडोंग का चेहरा ठंडा था। तो फिर आजमा कर देख लेते हैं। शुरू करो। हीडोंग जोर से चिल्लाया और फिर उसके हाथ तेजी से हिले। स्पेस मुड़ने लगा और वो टेरेबल ब्लैक लाइट रे उस वॉइड से फिर बाहर निकल आई। लियू एंग, रास्ते में आने वाले सभी लोगों को मार डालो। हमला शुरू करने के बाद हीडोंग ने लियू अंग पर चिल्लाते हुए कहा। हाँ। लियू एंग ने जोर से अपना सिर हिलाया और फिर हवा में मौजूद चू लिन की तरफ देखकर ठंडी आवाज में बोला, लड़के, अब तुम्हारे पास विंड और फायर की डबल रॉबरीज नहीं है। अब मैं भी देखता हूं कि तुम कैसे लड़ते हो। चू लिन ने हल्की सी स्माइल दी और फिर अपनी बॉडी की जीन एनर्जी को स्टिम्युलेट किया। पावरफुल जीन एनर्जी चारों तरफ उमड़ने लगी। ये एहसास पहले से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग था। चू लिन के आसपास का माहौल गर्म हो चुका था। उसकी कल्टिवेशन अब शुआनजिंग रेल में वापस आने की फोर्थ रॉबरी पर पहुंच चुकी थी। अपनी अलग अलग तरह की एबिलिटीज और सुपरनैचुरल पावर्स के दम पर अब वो फिफ्थ रॉबरी वाले दुश्मन के सामने भी पहले की तरह बेबस नहीं था। चू लिन के शरीर से निकलती हुई इस भारी एनर्जी फ्लक्चुएशन को देखकर लियू एंग की आंखें सिकुड़ गईं और वो थोड़ा और सीरियस हो गया। शुआनजिंग में वापस आकर फोर्थ रॉबरी पर पहुंचते ही ऐसा भयानक दबाव पैदा करना। लड़के, तुम में सच में कुछ खास बात है। तुम्हें कैंगलन वर्ल्ड के ब्लड स्टार अरीना में पहला नंबर मिलना चाहिए, लेकिन मुझसे टक्कर लेने के मामले में तुम अभी भी बहुत पीछे हो। चू लिन कुछ नहीं बोला। लियू आंग की बात गलत भी नहीं थी। आखिर सामने वाला पियरलेस टियानफेंग की ताकत का इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन वजह चाहे जो भी हो, चू लिन किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाला था। हमला करो। बेवकूफी है, अभी भी अपनी जिद पर अड़े हो। लियू आंग की आंखें ठंडी हो गईं और उसने बिना कोई फालतू बात किए अपना हाथ आगे बढ़ाया। स्पेस बहुत ही अजीब तरीके से मुड़ने लगा और अंदर से ब्लैक लाइट बाहर निकली। उस वॉइड में से एक काली खोपड़ी जैसा मॉन्स्टर बाहर निकला। उस पर काली आग जल रही थी और उन सफेद हड्डियों से रह रहकर एक तीखी डरावनी आवाज आ रही थी। पेंटेड डेविल स्कल। वो विशाल काली खोपड़ी काली आग लपेटे हुए वॉइड से बाहर निकली और छू लिन की तरफ झपटते हुए चीखने लगी। वो आवाज जहां तक जा रही थी वहां हवा में लहरें उठ रही थीं। छू लिन अपनी पूरी ताकत से दुश्मन का मुकाबला करने ही वाला था कि अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसने देखा कि उसके सामने का स्पेस मुड़ गया था। एक अनजान इंसान का शैडो अचानक वहां प्रकट हुआ और उसने उस खोपड़ी पर एक ऐसा भयानक वार किया कि वो खोपड़ी चकनाचूर हो गई। कौन है ये? इस अनजान आदमी के अचानक बीच में आ जाने से लियू अंग का चेहरा उतर गया। हा, टियन वुजोंग का शिष्य जोई। छू लिन के सामने खड़े उस हल्के सफेद कपड़ों वाले आदमी ने अपना सिर हल्का सा उठाया और लियू अंग से कहा। चू लिन का दिल धक से रह गया। टियन वुजोंग का वो स्ट्रांग आदमी आ गया? अगर दूर खड़े बाकी लोगों को देखें तो वो सब भी धीरे धीरे सामने आ रहे थे। क्या? हम पकड़े गए। हीडोंग और उसके साथियों के चेहरे का रंग उड़ गया और उन्होंने झटके से अपना सिर घुमाया। आसमान में बहुत सी मुड़ी हुई आकृतियां तैर रही थीं। उन धुंधली आकृतियों के बीच से कई चेहरे साफ दिखाई देने लगे थे। उनके कपड़ों से साफ पता चल रहा था कि वो सब कैंगलन वर्ल्ड की अलग अलग इंटरस्टेलर फोर्सेस के लोग थे। ये तो बहुत तेज है।
सच में एक स्टार पावर ही ऐसा कर सकती है। छू लिन की नजरें आसमान में मौजूद उन आकृतियों पर घूमने लगीं। आसमान में हर कोई शांत खड़ा था, आदमी, औरतें, बूढ़े और जवान, हर एक की ब्रेथ बहुत पावरफुल थी। जैसे ही छू लिन की नजरें घूमी, उसकी आंखें बीच वाली लाइन में खड़ी एक औरत से टकरा गईं। वो औरत बहुत ही खूबसूरत और शालीन थी, उसका चेहरा साफ और शांत था। वो खिले हुए किसी अनोखे कमल के फूल जैसी लग रही थी। छू लिन ने तुरंत अपनी नजरें हटा लीं। वो एक अनोखे अंदाज वाली बहुत ही खूबसूरत औरत थी, जो आसानी से किसी का भी ध्यान खींच सकती थी। लेकिन सामने वाली एक स्टार लेवल की हस्ती थी। छू लिन यूं किसी को गौर से कैसे घूर सकता था। वो खूबसूरत औरत नीली ड्रेस पहने हुए थी, जो उसके लंबे और नाजुक शरीर पर बहुत जच रही थी। उसकी स्किन चमकती हुई जेड जैसी थी, चेहरे पर एक हल्का कपड़ा ढका था और उसका रूप इतना शानदार था कि उसके सामने दुनिया की हर चीज फीकी लग रही थी। उसके पैर नंगे थे और वो नीले कमल पर टिकी हुई थी। वो आसमान से उतरी किसी देवी जैसी लग रही थी, जिसे देखकर पास खड़े लोगों को खुद पर शर्म आने लगे। लेकिन उसके चेहरे का एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब था। वो एक ही तरफ लगातार घूरे जा रही थी और काफी देर तक उसने अपनी आंखें नहीं हटाईं। उसकी ये हरकत उसके शांत और गंभीर अंदाज से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। इसका नाम क्या है? वो औरत धीरे से बड़बड़ाई। डॉट 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 डैम इट। आसमान के किनारे पर खड़ी उन शक्तिशाली हस्तियों को देखकर ही डांग का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। अभी भी आसमान का वो हिस्सा मुड़ रहा था और वहां से और भी कई शक्तिशाली लोग तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उनका पूरा प्लान पूरी तरह चौपट हो चुका था। ये लोग तो बहुत जल्दी आ गए। यान कोंघाई थोड़ा हैरान हुआ और उसकी आंखों में एक मुस्कान तैर गई। कमीने! ही डांग के दिल में गुस्से का बवंडर उठ रहा था। वो चिढ़, बेबसी और शर्मिंदगी से भरा हुआ था। इतनी मेहनत और इतने लंबे समय तक छुपकर काम करने के बाद आखिरकार उनका पूरा प्लान एक अनजाने लड़के के हाथों बर्बाद हो गया। इतनी दूर तक आने की क्या जरूरत थी? अब तुम सब खत्म होने वाले हो। हमारा लॉस्ट डेविल्स लैंड पूरे कैंगलन वर्ल्ड की तरफ से तुम्हें 22 डेविल्स लैंड की गहराई में कैद कर देगा, जहां तुम हमेशा के लिए सड़ते रहोगे। जाओ डिंगशू ठंडी आवाज में गुर्राया। वो उस केज वाली बात से अभी भी बहुत चिढ़ा हुआ था। ही डांग ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, इस बार हम मान लेते हैं कि हम हार गए, लेकिन अगर तुम हमें यहां रोकना चाहते हो तो जाओ डिंगशू, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने जबान चलाओ। जाओ डिंगशू गुस्से से पागल हो गया। उसने अपनी विशाल जीन एनर्जी को बाहर फेंका, जो एक लंबे रेनबो का रूप लेकर आसमान को चीरती हुई भयानक स्पीड से ही डोंग की तरफ बढ़ी। हम्फ! ही डांग का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने जैसे ही हाथ उठाया, आसमान में काले बादल छा गए। स्पेस में एक बहुत बड़ी दरार खुल गई और उस दरार से निकलती हुई ब्लैक लाइट एक चौकोर चेसबोर्ड के रूप में बदल गई। उस अंधेरे के बीच से, उस चेसबोर्ड से भयानक ताकतवर लहरें निकलने लगीं। हेवन फोरबिडिंग! उस चेसबोर्ड को देखकर जिस पर काले रंग की लाइंस बनी हुई थीं, जाओ डिंगशू का चेहरा बदल गया और उसकी आंखों में लालच साफ दिखने लगा। वो चौकोर चेसबोर्ड हल्का सा कांपने लगा और किसी कागज के रुमाल की तरह नीचे गिरकर हीडोंग और उसके साथियों के चारों तरफ लिपट गया। बैंग! जाओ डिंगशू का हमला सीधा उस पर जाकर लगा और उसकी रोशनी तुरंत टुकड़ों में बिखर गई। उस पर कोई असर नहीं हुआ। हम्फ! कैंगलन वर्ल्ड सच में अपने नाम के मुताबिक ही है। मैं तुम्हें कुछ और समय के लिए ब्लड 29 स्टार्स को अपने पास रखने देता हूं। अगली बार हम इस ब्लड 29 स्टार्स को तुमसे छीन लेंगे। हा हा! वो अनोखी सी शील ही डोंग और उसके साथियों पर लिपटकर सिकुड़ने लगी। वो गोल गोल घूमती हुई छोटी और छोटी होती चली गई। वो लोग भागने वाले हैं। जाओ डिंगशू का चेहरा अचानक बदल गया और वो हमला करने ही वाला था कि वो कागज जैसा चेसबोर्ड ही डोंग और बाकी लोगों को अपने अंदर लपेटकर गायब हो चुका था। उनका कोई नामो निशान नहीं बचा था। डैम इट! ही डोंग और बाकी लोगों को इस तरह खुलेआम तमाशा बनाकर भागते देखकर जाओ डिंगशू तुरंत गालियां देने लगा। यिन कोंघाई ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जाओ डिंगशू, इतने गुस्से में क्यों आ रहे हो? उनके पास पियरलेस टियानफेंग है, हम उन्हें नहीं रोक सकते। वैसे क्या तुम अभी भी इस ब्लडी अरीना को पहले की तरह देख रहे हो? क्या इस साल का चैंपियन तय हो गया है? तुमने लिन छू को कैसे चुना? हम्फ! जाओ डिंगशू ठंडी सांस भरकर चुप रहा। उसकी आंखें ठंडी थीं और वो चुपचाप न जाने क्या सोच रहा था। डॉट 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 भाग गए। वान चोंगियन के ऊपर आसमान में सभी बड़ी फोर्सेस के स्ट्रांग लोग उन दुश्मनों को भागते हुए देख रहे थे। सब अफसोस जता रहे थे, क्योंकि अब करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। खैर, अब यहां कुछ नहीं बचा, मैं भी चलता हूं। इंटरस्टेलर फोर्सेस के कुछ लोगों को अब यहां रुकने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने दूर से ही अपने बड़ों को प्रणाम किया और तेजी से वहां से निकल गए। तो इसका नाम छू लिन है। उस औरत ने धीरे से अपना मुंह खोला और काफी देर तक छू लिन को घूरने के बाद उसने उसका चेहरा अपने दिमाग में अच्छी तरह छाप लिया था। ये चेहरा कितना मिलता जुलता था। क्या ये बिल्कुल वैसा ही नहीं था जैसा उसने अपने सपने में देखा था? सीनियर सिस्टर यिन, आप क्या देख रही हैं? यिन क्यूई के पास खड़ी एक लड़की ने अपनी आंखें मटकाते हुए उत्सुकता से पूछा। कुछ नहीं। यिन क्यूई ने छू लिन पर से अपनी नजरें हटा लीं। उस लड़की ने यिन क्यूई की ठंडी बातें सुनी और उसकी नजरों का पीछा किया, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। उसने अपना मुंह बना लिया।
हम भी चलते हैं, यिन क्यूई ने धीमी आवाज में कहा। क्या हम इस ब्लडी कॉम्पिटिशन को नहीं देखेंगे? ऐसा लग रहा है कि यहां बहुत सारे हैंडसम लड़के हैं। एक और लड़की की आवाज में बहुत ज्यादा उत्सुकता थी। इसमें देखने लायक क्या है? ज्यादातर ब्लडी चैंपियंस वो लोग होते हैं जो लॉस्ट मैजिक लैंड के होते हैं। ऐसा कई सालों से हो रहा है, उसके बगल वाली लड़की ने बिना किसी इंटरेस्ट के जवाब दिया। हम्फ, लॉस्ट डेविल किंगडम सच में बहुत पावरफुल है, लेकिन चाहे वो कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, उनका सुपर जीनियस जिसे 23वें डोमेन के मास्टर के नाम से जाना जाता है, वो हमारी सीनियर सिस्टर यिन का पागल दीवाना है। जैसा कि सब जानते हैं, लॉस्ट रेल्म के डीमन किंगडम में सिर्फ 22 लेवल्स हैं। 23वें डोमेन का मास्टर अपने आप में एक मजाक वाला नाम है, जिसका मतलब है कि उस इंसान का पावरफुल पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि वो लगभग डोमेन मास्टर्स में से किसी एक का सक्सेसर बन सकता है। ही वो आदमी अभी भी लॉस्ट मैजिक लैंड के मास्टर को शादी का प्रपोजल भेजना चाहता है। एक तरफ खड़ी कुछ औरतों ने अपना मुंह ढक लिया और धीरे से हंसने लगी। तुम लोग बहुत बोलती हो। यिन क्यूई की खूबसूरत आंखें हल्की सी हिलीं और उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी ठंडी आवाज सुनकर वो औरतें मुस्कुराईं और फिर कुछ नहीं बोली। हाँ? वॉइड में एक सफेद रोशनी तेजी से पास आई। एक औरत ने उसे पकड़ा और ध्यान से महसूस किया। फिर उसने स्माइल करते हुए कहा, यह तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तुम लोगों का अंदाजा गलत निकला। इस साल के ब्लड स्टार कॉम्पिटिशन का चैंपियन लॉस्ट डेविल्स लैंड का इंसान नहीं हो सकता। ओह! सब लोग हैरान थे। आगे चल रही यिन क्यूई ने भी अपनी स्पीड थोड़ी कम कर दी और अपने पीछे से आती आवाज को सुना। मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूं। चूलिन नाम के एक आदमी के चैंपियन बनने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं और उसके टियन वुजोंग के साथ अच्छे रिलेशंस हैं। चूलिन, ये वही है। यिन क्यूई के दिमाग में वाचोंगया का नजारा घूमने लगा। स्क्वायर के किनारे खड़ा वो आदमी कॉन्फिडेंस और प्राइड से भरा हुआ था। जब औरतों का वो ग्रुप आपस में बातें करने लगा तो यिन क्यूई के विचार और भी ज्यादा उलझने लगे। जब से उसने रिवर्जन रेल में ब्रेक थ्रू किया था, उसे अक्सर कुछ अजीब सपनों के टुकड़े दिखाई देते थे। उसके सपने में उसकी लंबी ड्रेस और खूबसूरत कपड़े बहुत ही अनोखे थे। उस सपने में उस आदमी ने हरी शर्ट पहनी थी और उसके पास एक तलवार थी। वो तस्वीरें जो उसने पहले कभी नहीं देखी थीं, वो उतनी ही अजीब थीं जितनी वो हर रात देखा करती थी। अक्सर जागने के बाद उसकी आंखें बिना किसी वजह के आंसुओं से भर जाती थीं, जैसे उसने बिछड़ने का कोई भयानक दर्द सहा हो। क्या इस दुनिया में पास्ट लाइफ जैसी कोई चीज होती है? यिन क्यूई ने अपनी भौहें सिकोड़ी और वो उलझन में थीं। सीनियर सिस्टर यिन को क्या हुआ? यिन क्यूई के पीछे चल रही एक औरत ने सावधानी से पूछा। वो लोग काफी देर से गलत डायरेक्शन में जा रहे थे, लेकिन यिन क्यूई बस अपना सिर झुकाए चलती जा रही थी और उसका दिमाग कहीं और ही था। कुछ नहीं, सब ठीक है। यिन क्यूई की भौहें हल्की सी तन गईं। वो सपना उस पर लगातार हावी होता जा रहा था, जैसे वो अब खुद वो रही ही ना हो। उसे ये एहसास बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वापस जाने के बाद उसे अपने माइंड को कल्टिवेट करने की जरूरत है। यिन क्यूई ये सोचकर और भी ज्यादा परेशान थी कि अगर सच में उसके दिल में कोई कमी है और ये सब ऐसे ही चलता रहा तो उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमजोरी पैदा हो जाएगी। चूलिन, मैं उम्मीद करती हूं कि तुम मेरे सामने ना आओ। इतने लंबे समय तक घूरे जाने के बाद वो कैसे इसे नोटिस नहीं कर सकता था, खासकर तब जब उसका डिवाइन सेंस हमेशा इतना तेज रहता था। क्या तुम अभी भी मुझे अंधेरे में देख रही हो? चूलिन खुद आगे बढ़कर अपना डिवाइन सेंस फैलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि एक बार सामने वाले ने उसे ढूंढ लिया तो वो खुलकर उसे बता देगा कि अंधेरे में छुपकर नजर मत रखो, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। ये खुद अपनी मौत को बुलावा देने जैसा था। उसने भी सावधानी से कहा, चलो, वो चली गई है। चू लिन ने राहत की सांस ली। सामने वाले की स्ट्रेंथ शुआंजिंग में वापस आने वाले लेवल से कहीं ज्यादा थी। भले ही उसने अपनी जेनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन उसका मोमेंटम लियू एंग से भी कहीं ज्यादा पावरफुल था। क्या बात है? क्या भाई चू लिन को भी यिन क्यूई में इंटरेस्ट है? जब चू लिन और लिन आपस में बात कर रहे थे, तभी बगल में खड़े लियांग गुआन ने भी इस चीज को नोटिस कर लिया और वो तुरंत मुस्कुराने लगा। चू लिन ने हैरानी से अपना सिर घुमाया। क्या तुम उसे जानते हो? हे, कैंगलन वर्ल्ड के किनशिगे पवेलियन की यिन क्यूई को कौन नहीं जानता? वो क्यानशिगे पवेलियन के मास्टर की वारिस है। उसका स्टेटस बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी है और वो बेहद खूबसूरत है। वो टॉप 10 फोर्सेज में से एक है। पता नहीं कितने जीनियसेस और डीमंस उसके दीवाने हैं। बस दुख की बात यह है कि वो औरत एक आइसबर्ग की तरह है, कोई भी उसके दिल में अपनी जगह नहीं बना सकता। लियांगवान ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि ऐसी खूबसूरत लड़कियों को वो सिर्फ दूर से ही देख सकते हैं। ये दुख की बात है कि तुम्हारे पास कोई क्वालिफिकेशंस ही नहीं है। छू लिन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। कोई भी उसके दिल में अपनी जगह नहीं बना सकता। सच में वो किसी आइसबर्ग ब्यूटी की तरह लगती है। मुझे उम्मीद है कि मैंने अनजाने में उसे ऑफेंड नहीं किया होगा। टॉप 10 फोर्सेस की रीइंफोर्समेंट्स एक के बाद एक वहां से चली गईं और हवा थोड़ी शांत हो गई। बहुत से लोगों को अच्छी तरह पता था कि आगे क्या होने वाला है। अरे, मुझे नहीं लगता कि इस ब्लडी कॉम्पिटिशन में अब किसी मुकाबले की जरूरत है। यान कोंघाई ने स्माइल के साथ अपनी तरफ देखा। वो टॉप 10 फोर्सेस के डीकन्स में से एक था। होंगमिंग रोड के उस स्ट्रांग आदमी ने भी अपना सिर हिलाया। चैंपियन कौन है ये तो साफ दिख रहा है, अब किसी और के साथ कंपीट करने की कोई जरूरत नहीं है।
ये बात सुनकर एक तरफ खड़े स्टार पावर के स्ट्रांग लोगों ने भी हामी भरी। उन सब की नजरें नीचे खड़े एक जवान लड़के पर टिक गईं। जाओ डिंगशू ने अपनी भौहें सिकोड़ी। किन जिजन चैंपियनशिप की पोजीशन नहीं जीत पाया था, जो लॉस्ट डेविल किंगडम की उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। हालांकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। आखिर उसने ही कहा था कि जो सेनलुओ फॉर्मेशन को रोकेगा वही चैंपियन होगा। अब वो अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता था। इंटरस्टेलर फोर्सेस के लिए ब्लडी कंपटीशन के चैंपियन की ज्यादा अहमियत नहीं होती। आखिर वो लोकल प्लैनेट का कल्टिवेट किया हुआ टैलेंट होता है। वो चाहे कितना भी पावरफुल हो, क्या वो स्टार्स के मास्टर्स से बेहतर हो सकता है? लेकिन उनके बीच एक अग्रीमेंट था कि जो चैंपियन को रिक्रूट करेगा उसे ज्यादा स्टूडेंट्स मिल सकते हैं। आखिर एक बड़ी पावर को भी नए खून की जरूरत होती है। हाल ही में मैजिक किंगडम के बड़े होने की वजह यही थी कि उसने लगातार कई बार चैंपियनशिप जीती थी। अगर वो कोई ऑर्डिनरी इंसान होता तो जाओ डिंगशू को पूरा भरोसा था कि वो उसे डीमन किंगडम में आने का लालच दे सकता है। आखिर उसके पास सबसे पावरफुल फोर्स थी। हालांकि जाओ डिंगशू को छू लिन को लेकर बेचैनी हो रही थी। ये लड़का कभी भी कॉमन सेंस के हिसाब से नहीं चलता था। ये बहुत ही अजीब था। छू लिन, अब आगे तुम हम में से किसे ज्वाइन करने वाले हो? जाओ डिंगशू ने भारी आवाज में कहा और उसकी टोन थोड़ी डरावनी थी। जाओ डिंगशू की बात खत्म होते ही हवा में मौजूद बाकी 9 लोग भी उसे ध्यान से देखने लगे। इस सिचुएशन को देखकर छू लिन को थोड़ा अजीब लग रहा था। वो बस एक इंटरस्टेलर फोर्स ज्वाइन करना चाहता था। उसे इतनी तवज्जो देने की कोई जरूरत नहीं थी। छू लिन ने अपनी भौहें हल्की सी सिकोड़ी। उसके आसपास खड़े अनगिनत लोग उसे चुपचाप घूर रहे थे और उनकी आंखों में जलन साफ दिख रही थी। वो लोग इंटरस्टेलर फोर्सेस में शामिल होना चाहते थे, लेकिन उनके पास मौका नहीं था। अगर ये लड़का अच्छा था तो इतनी सारी इंटरस्टेलर फोर्सेस उसके जवाब का इंतजार कर रही थीं। लंबी खामोशी के बाद छू लिन ने अपना सिर उठाया और हवा में मौजूद लोगों को सम्मान दिया। सीनियर्स, मेरी चॉइस है आखिर में। टियानवुज़ोंग। चारों तरफ एक जोरदार हलचल मच गई। छू लिन की बात सुनकर बहुत बड़ी हलचल मच गई। लोग सुन रह गए। जाहिर सी बात है, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि छू लिन ये चॉइस लेगा। छू लिन मजबूर था। वो टॉप 10 फोर्सेज में से किसी को भी नहीं जानता था। इसके अलावा लॉस्ट डेविल्स किंगडम को लेकर उसे एक बैड फीलिंग आ रही थी और टियानवुज़ोंग के यिन कोंघाई का उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़ा था, इसलिए उसने ये चॉइस ली। ऐसा कहा जाता था कि टियानवुज़ोंग का इनहेरिटेंस बहुत स्ट्रांग है। उसे उम्मीद थी कि उसकी चॉइस गलत नहीं होगी। हवा में मौजूद टॉप 10 फोर्सेस चू लिन को अलग अलग एक्सप्रेशंस के साथ घूर रही थीं। यिन कोंघाई का बूढ़ा चेहरा खुशी से खिल उठा था, बाकी लोगों के चेहरों पर रिग्रेट था और सिर्फ जाओ डिंगशू की आंखें थोड़ी ग्लूमी थीं। चू लिन ने लॉस्ट डेविल किंगडम को नहीं चुना, बल्कि वो टियानवुज़ोंग चला गया, जिससे जाओ डिंगशू का चेहरा गुस्से से बहुत बुरा हो गया। इस बार वापस जाने पर डीमन किंगडम के सीनियर ऑफिशियल्स उसके इस खराब काम के लिए उसे पक्का डांटेंगे। जाओ डिंगशू ने ठंडी सांस छोड़ी। उसकी आंखों में गुस्सा और एक हल्की सी धमकी थी। चू लिन, ये चॉइस कोई मजाक नहीं है, ये तुम्हारी फ्यूचर अचीवमेंट्स का सवाल है। किसी इंटरफेरेंस की वजह से ऐसा फैसला मत लो जिसके लिए तुम्हें बाद में पछताना पड़े। छू लिन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसने अपने मन में ठंडी सांस ली। जाओ डिंगशू की सोच बहुत छोटी थी। अगर लॉस्ट डेविल किंगडम में ऐसे ही लोग थे तो वहां जाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। जाओ डिंगशू, पावर को चुनना लोगों का अपना फैसला होता है। तुम्हारी बातें बहुत भयानक हैं। यिन कोंघाई ने अपनी आंखें हल्की सी उठाईं और धीमी आवाज में कहा, भले ही तुम लॉस्ट डेविल्स डोमेन से हो, लेकिन हम टियानवुज़ोंग वाले भी कोई मामूली लोग नहीं हैं। उस समय टियानवुज़ोंग के 2 डिसाइपल्स ने 22 डेविल किंगडम में तुम्हारे लोगों को मार गिराया था। पता नहीं वो मरे हुए डीमन डोमेन मास्टर्स अब कहां दफन होंगे। यिन कोंघाई, तुम्हारी इस बात को दोबारा उठाने की हिम्मत कैसे हुई? जाओ डिंगशू का चेहरा तेजी से बदला और वो जोर से चिल्लाया। यिन कोंघाई ने ठंडी सांस ली। मैंने जो कहा वो सच है, क्यों? इसमें झूठ क्या है? हमने बस सच बोला है। हम्फ, यिन कोंघाई, वो दोनों पागल परिंदे तुम्हारे भतीजे थे ना? अगर तुम खुश नहीं हो तो आकर इस बारे में बात कर सकते हो। लॉर्ड के पास तुम्हें ठिकाने लगाने के लिए बहुत टाइम है। जाओ डिंगशू ने ठंडी आवाज में चिल्लाते हुए कहा। अगर तुमने दोबारा बकवास की तो आज तुम इस ब्लड स्टार से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। यिन कोंघाई का चेहरा गुस्से से भयानक हो गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके अंदर से मैजेस्टिक जीन एनर्जी बाहर उमड़ पड़ी। उसकी जेनेटिक एनर्जी बहुत अजीब थी। उसमें एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी ईवल वेव और फ्लक्चुएशन था। लाइफ एंड डेथ एक दूसरे में बदल रहे थे और उसकी ब्रेथ एंडलेस लग रही थी। वापस हेवन जाओ। जाओ डिंगशू ने भी यिन कोंघाई की उस अजीब पावर को महसूस किया। उसकी आंखें तुरंत सिकुड़ गईं और वो जोर से चिल्लाया, सिर्फ इससे तुम मुझे नहीं मार सकते। जाओ डिंगशू की बॉडी के अंदर की एनर्जी भी बहुत शानदार थी। भले ही उसे यिन कोंघाई से कंपेयर नहीं किया जा सकता था, लेकिन वो भी बेहद टेरिफाइंग थी। आसमान का माहौल बहुत ही ऑप्रेसिव हो गया था। लोग हैरान हुए बिना नहीं रह सके। पलक झपकते ही दोनों फोर्सेस के डीकन्स एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। सब लोग शांत थे और फिर उन्होंने छू लिन की तरफ देखा। वो सच में इंसान के रूप में एक चलती फिरती मुसीबत था। वो जहां भी जाता था हमेशा मुसीबत खड़ी कर देता था।
हवा में जाओ डिंगशु और यिन कोंगहाई एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे थे। कुछ ही देर पहले वो दोनों सैनलुओ वर्ल्ड के स्ट्रांग लोगों से लड़ने के लिए साथ मिलकर काम कर रहे थे और अब अचानक वो एक दूसरे से ही लड़ रहे थे। चू लिन भी बहुत हैरान था। उसके एक फैसले ने अचानक इतनी बड़ी हलचल पैदा कर दी थी। डेविल किंगडम और टियानवुजोंग की दुश्मनी कोई छोटी बात नहीं है, चू लिन ने धीरे से कहा। लियांग गुआन ने धीरे से सांस ली। बिल्कुल, एक तरफ ने इन्फिनिट पोटेंशियल वाले अपने 2 टैलेंट्स खो दिए और दूसरी तरफ ने कई हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स गंवा दिए। कोई भी इस बात को भूलने के लिए तैयार नहीं है। चू लिन को भी यही लगा। अगर टियानवुजोंग के वो दोनों लोग बिना किसी रुकावट के बड़े होते तो वो वाइस पेट्रियार्कल लेवल के मॉन्स्टर्स बन जाते। लॉस्ट डीमन डोमेन के वो कई मास्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। जब चू लिन और लियांग गुआन बात कर रहे थे तब आसमान का माहौल बहुत ही फियर्स हो चुका था और आसपास मौजूद इंटरस्टेलर फोर्सेस ने भी आखिरकार बोलना शुरू कर दिया। आप दोनों अभी मेंबर्स को सिलेक्ट करने का टाइम है। आप दोनों अपनी अपनी फोर्सेस के बड़े लोग हैं। आपका इस तरह गुस्सा करना लोगों को सिर्फ एक मजाक लग रहा है। कियांशिगे पवेलियन की उस खूबसूरत औरत ने बड़ी शांति से कहा। उसकी टोन ठंडी थी लेकिन उसका अंदाज बहुत एलिगेंट था। अपनी पीठ पर सॉर्ड बैग लटकाए उस ओल्ड मैन ने भी अपना सिर हिलाया और बोला, हाँ, आप दोनों का इस तरह लड़ना अच्छी बात नहीं है। चूंकि उसने टियानवुजोंग को चुन लिया है, इसलिए अब इस बात को यहीं खत्म करते हैं। बाकी इंटरस्टेलर फोर्सेस ने भी हामी में अपना सिर हिलाया। जाओ डिंगशु ने ये देखा तो उसकी आंखें ठंडी हो गईं। ये लोग साफ तौर पर मजा ले रहे थे। लॉस्ट डेविल किंगडम ने लगातार कई बार चैंपियन को लिया था, जिसकी वजह से उन सब में डिसैटिस्फैक्शन पैदा हो गया था। हम्फ, भले ही वो अंदर से खुश नहीं था, लेकिन जाओ डिंगशु जानता था कि वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। उसे अपने हाथ झटकने पड़े और उसने अपने चारों तरफ उमड़ती हुई जीन एनर्जी को वापस खींच लिया। फिर उसने यिन कोंगहाई को घूरते हुए ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, तुम टियानवुजोंग वालों के लिए पहला नंबर पाना बड़ी बात है। इस बार मैं उसे तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, लेकिन लोगों को गुमराह करके उनका फ्यूचर बर्बाद मत करना। तुम इसकी फिक्र मत करो, यिन कोंगहाई ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। ओह, अगली जोंगमैन वॉर का इंतजार करो। मुझे डर है कि तुम टियानवुजोंग में अपने कुछ टैलेंट्स खो दोगे, जाओ डिंगशु ने ठंडी आवाज में कहा। यिन कोंगहाई का चेहरा उदास हो गया। जोंगमैन बैटल कैंगलन वर्ल्ड की इंटरस्टेलर फोर्सेस के लिए अपने डिसाइपल्स को निखारने का एक तरीका था। ये ब्लड स्टार अरीना जितना ही क्रूअल था। पिछले कुछ सालों में टियानवुजोंग पर लॉस्ट डेविल किंगडम ने बार बार हमले किए थे और टियानवुजोंग का लॉस कोई छोटा नहीं था। यिन कोंगहाई के चेहरे पर उदासी देखकर जाओ डिंगशु को थोड़ी राहत महसूस हुई और उसने ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, बकवास मत करो। तुमने चैंपियनशिप जीत ली है, अब तुम्हें जल्दी से अपने डिसाइपल्स को चुनना चाहिए। यिन कोंगहाई ने जाओ डिंगशु को घूरा और फिर उसने वनचोंगियन पहाड़ की चोटी की तरफ देखा। जो कोई भी मेरे साथ टियानवुजोंग ज्वाइन करना चाहता है वो अपनी ब्रेथ को बाहर निकाले। यिन कोंगहाई की आवाज खत्म होते ही पहाड़ की चोटी पर एक हलचल मच गई और फिर हर तरह की ब्रेथ उमड़ने लगी। टियानवुजोंग भी कैंगलन रेल्म की एक बड़ी फ्रंट फोर्स थी। इसे ज्वाइन करना एक बहुत अच्छी चॉइस थी। यिन कोंगहाई ने अपने हाथ को नीचे की तरफ दबाया और अचानक बहुत सारी रोशनी नीचे गिरी जो एक बड़े पिलर ऑफ लाइट में बदल गई और उसने उसके कुछ चुनिंदा टारगेट्स को कवर कर लिया। चू लिन ने कुछ सोचते हुए तुरंत लियांग गुआन और जुआंग होंग की तरफ देखा। क्या तुम लोग टियानवुजोंग ज्वाइन करना चाहते हो? जुआंग होंग सुन रह गया और फिर उसके चेहरे पर अजीब सी झिझक आ गई। हमारी स्ट्रेंथ थोड़ी कम है। अगर हम टियानवुजोंग में जाना भी चाहें तो मुझे डर है कि वो लोग हमें नहीं चाहेंगे। जिन लोगों ने दुनिया नहीं देखी थी, भले ही उनके मन में चुनने का आइडिया हो, लेकिन आखिर में उन्हें कोई नहीं चुनना चाहेगा। चू लिन ने हल्की सी स्माइल दी। जुआंग होंग के चारों साथी और वो काफी अच्छे से घुल मिल गए थे और वो उन्हें अपनी टीम मेंबर्स की तरह इस्तेमाल कर सकता था। आखिर ज्यादा लोगों के साथ काम करना आसान होता था। शुआ की आवाज आई। जैसे ही चू लिन यिन कोंगहाई से इस बारे में पूछने वाला था, आसमान से कई बीम्स ऑफ लाइट नीचे गिरी और जुआंग होंग, लियांग गुआन, वानचुन, ली यूबाई और जियुए सभी उनके अंदर कवर हो गए। ये ओल्ड मैन भी ना? चू लिन के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। ऐसा लग रहा था कि ओल्ड मैन यिन कोंगहाई सिर्फ उसी पर ध्यान दे रहा था और इसके पीछे कोई मतलब था। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो चू लिन का एहसान चुका रहा हो। रुको! अचानक कियांशिगे पवेलियन की उस औरत ने आवाज दी। वो खूबसूरत औरत अचानक आगे आई। उसका चेहरा थोड़ा झिझक से भरा था। उसने पर्पल मून की तरफ देखा और कहा, यिन कोंगहाई, इस छोटी बच्ची को मुझे दे दो मिलेनियम पवेलियन के लिए। उसे काफी समय से पर्पल मून में इंटरेस्ट था। कियांशिगे पवेलियन में मेल डिसाइपल्स से ज्यादा फीमेल डिसाइपल्स की गिनती थी। चूंकि उनके पास यूनिक फीमेल मैजिक क्लासिक्स थे, पर्पल मून का एक्स्ट्रॉर्डनरी पोटेंशियल उनके लिए एकदम सूटेबल था। अगर वो लोग उसे अपने साथ नहीं ले जा पाए तो ये बड़े अफसोस की बात होगी। यिन कोंगहाई थोड़ा हैरान रह गया और उसने चू लिन और पर्पल मून की तरफ देखा। पर्पल मून ने अपनी भौहें सिकोड़ी। नहीं, मैं चू लिन के साथ हूं। मैं टियानवुजोंग जाऊंगी। उस खूबसूरत औरत के चेहरे पर थोड़ी बेचैनी आ गई। वो पर्पल मून के पास गई और हल्की सी स्माइल के साथ बोली, छोटी बच्ची, किसी से प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन सच्चे प्यार का मतलब दिन रात साथ रहना नहीं होता। आइडेंटिटी मैचिंग के लिए स्ट्रेंथ सबसे जरूरी होती है।
और हमारा मिलेनियम पेविलियन तुम्हारे लिए एकदम सूटेबल है और वो तुम्हें निराश नहीं करेगा। हे। पर्पल मून को ये थोड़ा अजीब लगा, आखिर वो बड़ी हो चुकी थी। भले ही उसके सामने खड़ी औरत एक ओल्ड मॉन्स्टर थी जिसकी उम्र का कोई अंदाजा नहीं था, फिर भी खुद को छोटी बच्ची बुलाए जाने पर उसे अजीब ही लग रहा था। रही बात स्किल के सूटेबल होने की, हे जियुए को ये बात बिल्कुल क्लियर थी। भले ही स्किल सूटेबल हो, पर वो चू लिन के चांस की बराबरी नहीं कर सकता था। उसकी नज़र में चू लिन एक छुपा हुआ ड्रैगन था। अगर तुम उसकी पूंछ पकड़ लो तो तुम सीधे आसमान तक पहुंच सकते हो। चू लिन के साथ चलने में खतरा हो सकता था, लेकिन जब वो एक मर्सनरी थी तब क्या उसने मौत से नहीं खेला था। भले ही कोई एक्सीडेंट हो जाए, वो चू लिन के साथ जाने के लिए तैयार थी। कोई जरूरत नहीं, पर्पल मून ने हल्के से कहा, मैं टियन वुजोंग को चुनती हूं। यिनकोंग हाय हंसा, बुढ़िया तुम्हारी स्किल अच्छी नहीं है। मिलेनियम पवेलियन की उस खूबसूरत औरत ने अफसोस के साथ अपना सिर हिलाया और वापस हवा में लौट गई। यिनकोंग है कि अपने डिसाइपल्स चुनने के बाद बाकी 9 फोर्सेज ने भी एक के बाद एक लोगों को चुनना शुरू कर दिया। पूरे आसमान में अलग अलग तरह की लाइट्स चमक उठीं, बिल्कुल किसी होली लाइट की तरह, जिन्होंने सभी प्लैनेट्स के सारे टैलेंट्स को आपस में बांट लिया। पहाड़ की चोटी पर मौजूद एक्साइटेड और तेज आवाजों को सुनकर छू लिन भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। फिर उसने आराम से अंगड़ाई ली और ऊंची वंचोंगियन चोटी से दूर उस ब्लडी डिस्टेंस की तरफ देखा। 1 साल पहले वो यूं को ढूंढने की जिद में उस खतरनाक जेडी में घुस गया था। 1 साल बाद उसे न सिर्फ यूं के बारे में पता चला, बल्कि वो तेजी से बड़ा भी हुआ था और उसने उस दूर की मंजिल की तरफ बड़े बड़े कदम बढ़ाए थे। यूं मेरा इंतजार करना। ब्लड स्टार अरीना का अब यहां पूरी तरह से अंत होने वाला था। उन कुछ लकी लोगों को छोड़कर जिन्हें रजिस्टर्ड डिसाइपल्स या ऑल्टरनेट मेंबर्स के रूप में चुना जाएगा, बाकी सभी लोग उसी रास्ते से अपने घर लौट जाएंगे और 10 साल बाद अगले ब्लडी कॉम्पिटिशन के शुरू होने का इंतजार करेंगे। ब्लडी कॉम्पिटिशन अब खत्म हो चुका है। तुम लोग मेरे साथ टियन वुजोंग चलो। यहां की न्यूज़ जल्द से जल्द तुम्हारे प्लैनेट तक पहुंचा दी जाएगी। अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो रजिस्ट्रेशन के बाद एक नोट छोड़ सकते हो। अगर वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई तो हम उसे तुम्हारे लिए सॉल्व कर देंगे। यिनकोंग है ने उस भारी भीड़ की तरफ देखा और हल्की सी स्माइल के साथ अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। यिनकोंग है की बातों ने बहुत से लोगों को बेहद एक्साइटेड कर दिया था। उनमें से कई लोगों ने अपने प्लैनेट की तरफ से कंपटीशन में हिस्सा लिया था। अब उन्हें अपनी मेहनत का फल मिल गया था। जब उन्होंने सोचा कि उनकी इस खबर से उनके घरवालों को कितनी खुशी मिलेगी, तो वो खुद पर प्राउड फील करने लगे। एक तेज भिनभिनाहट गूंजी। यिनकोंग हाई की आवाज खत्म होते ही उसने कुछ तेज मूवमेंट्स किए। आसमान में उमड़ती हुई जीन एनर्जी एक अरे में बदल गई, जिसमें से रोशनी चमकने लगी। इन इंटरस्टेलर फोर्सेज ने यहां पहले से ही स्पेस मीन्स को रिजर्व और अरेंज करके रखा था। वो किसी भी वक्त वर्म होल्स खोल सकते थे और लोगों को अपनी फोर्सेज में वापस भेज सकते थे। छू लिन ने अपने सामने मौजूद उस अरे को देखा और गहरी सांस ली। आखिरकार वो यहां से जाने वाला था। चलो चलते हैं। पूरा आसमान रोशनी से भर गया। जब उस रोशनी ने आसमान को पूरी तरह से कवर कर लिया तो वो अचानक गायब हो गई। उस रोशनी के गायब होने के साथ ही आसमान में मौजूद वो भारी भीड़ भी गायब हो गई। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार ये पर्दा गिर गया। ब्लू स्टार की सेंट्रल सिटी। 1 साल के इस छोटे से वक्त में वहां ऐसे बदलाव हुए थे जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। जब शेंगयुआन एम्परर की अचानक मौत हो गई और स्टार मीटियर मास्टर भी मारा गया, तो क्या चूलिन और यियुन, जिन्होंने स्टार मीटियर मास्टर को मारा था, आसमान के बाहर उस अनजान दुनिया में एक ब्लडी कॉम्पिटिशन के लिए चले गए थे? हा, ब्लू स्टार के लोगों ने कई ब्लडी कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया था, लेकिन कोई भी कभी वापस लौटकर नहीं आया। ब्लू स्टार के लोगों की नजरों में ब्लडी कॉम्पिटिशन बिल्कुल अपने नाम की तरह खून की गंध से भरा हुआ था। पावर का बदलना तो पक्का था। शेंगयुआन एम्परर के तीसरे बेटे ब्रदर ट्यू ने अपने छोटे भाई को मारकर गद्दी हथिया ली थी। शायद ग्रेट एम्परर बनना और खुद को कल्टिवेट करना उसके लिए बहुत आसान हो गया था। नया एम्परर बहुत ही घमंडी और लड़ाकू था। सिर्फ 1 साल के अंदर सेंट्रल 14 फैमिलीज ने अपनी 1/3 आबादी खो दी थी। ग्रेट एम्परर। सफेद दाढ़ी और बालों वाला एक बूढ़ा आदमी कांपते कदमों से आगे आया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। खबर अच्छी नहीं है। बोलो, एम्परर तियान्युआन ने ठंडी आवाज में कहा। उसका भारी भरकम शरीर किसी पहाड़ जैसा लग रहा था। उस बूढ़े आदमी ने ग्रेट एम्परर के गुस्से की परवाह नहीं की और डरते हुए बोला, एम्परर, ब्लॉकेड एरिया से एक लेटर आया है। उसमें लिखा है कि चू लिन ने ब्लडी कॉम्पिटिशन की चैंपियनशिप जीत ली है। टियन वुजोंग के फर्स्ट डिसाइपल ने एक लेटर भेजकर बताया है कि बाद में कोई उन्हें कंग्रेचुलेट करने के लिए आएगा। ब्लॉकेड का इलाका? चू लिन? 1 साल पहले वाला चू लिन? एम्परर ने अपनी भौहें सिकोड़ी। आउटसाइड अरीना को ब्लॉक करने का इकलौता तरीका पोर्टल को ब्लॉक करना था। ये वही है। आसमान के पार वाला वो आदमी। एम्परर आराम से खड़ा हो गया। उसका चेहरा थोड़ा भारी था और उसने अपने सामने की सिचुएशन को देखा। शंक्सुएजू पर अटैक करने का प्लान पूरी स्पीड से चल रहा था। यह कहा जा सकता था कि वो एक कंप्लीट विक्ट्री से बस कुछ ही कदम दूर थे। क्या ये सिर्फ आसमान से आई एक खबर थी? टियन वुजोंग आखिर किस खेत की मूली था? चू लिन चैंपियन बन गया? बकवास है।
एक जोरदार आवाज हुई। एम्परर तियान्युआन की पावर अचानक बाहर फूट पड़ी। उसकी जीन एनर्जी फ्लक्चुएट होने लगी और एक डिस्ट्रक्टिव पावर दहाड़ते हुए चारों तरफ फैलने लगी। लेटर लेकर आने वाला वो ओल्ड जनरल भी काफी स्ट्रेंथ वाला वॉरियर था, लेकिन एम्परर तियान्युआन के प्रेशर के सामने वो सांस तक नहीं ले पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली हो और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसने ताज़ी हवा के लिए तड़पते हुए अपना मुंह खोल दिया। शेंगयुआन एम्परर की बची हुई ताकत का इस्तेमाल करके एम्परर तियान्युआन अब तियानक्वान एनवायरनमेंट का एक असली स्ट्रांग इंसान बन चुका था। पूरे ब्लू स्टार का नंबर 1 इंसान। नंबर 1। उसे चैलेंज करने की हिम्मत कौन कर सकता था? यहां तक कि पुराने वक्त का छू लिन भी ऐसा नहीं कर सकता था। हवा की तेज आवाज आई। एम्परर तियान्युआन ने अपने प्रेशर को वापस खींच लिया और अपने सामने इकट्ठा हुई शांगनिंग शुएजो की आर्मी को ठंडी नजरों से देखा। अटैक को तेज करने का ऑर्डर दे दो। आज रात हम शांगनिंग शुएजो के लेक्चर हॉल में डिनर करेंगे। जी सफेद बालों वाला वो ओल्ड जनरल लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और बाहर चला गया। उसे नीचे जाते हुए देखकर एम्परर को बहुत सैटिस्फैक्शन फील हो रहा था। वो एम्परर तियान्युआन सिर्फ ब्लू स्टार का पहला एम्परर नहीं बनना चाहता था, बल्कि वो ब्लू स्टार के साथ खेलना और पूरे स्टार डोमेन पर राज करना चाहता था। वो उस स्टार पावर पर कब्जा करना चाहता था। वो इस दुनिया का इकलौता ऐसा इंसान था जो तियानक्वान एनवायरनमेंट में इतना स्ट्रांग था। वो चूलिन ब्लड स्टार अरीना का चैंपियन बन सकता था, क्योंकि वो अभी तियानक्वान रेल्म तक नहीं पहुंचा था। हा, जब वो तियानक्वान रेल्म में था तो उसे उनका डर लगता था। एक जोरदार दहाड़ गूंजी। नीचे एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई थी। सेंट्रल सिटी ने शांगनिंग शुएजो पर एक बड़ा हमला बोल दिया था। हर पल अनगिनत लोग मारे जा रहे थे। सेंट्रल रॉयल सिटी के वॉरियर्स बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे और शांगनिंग शुएजो की अलाइड फोर्सेज और रॉयल सिटी के कुछ नोबल्स धीरे धीरे पीछे हट रहे थे। लाओ युक्वान और की योंगयांग दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। शांगनिंग शुएजो की हालत सेंट्रल रॉयल सिटी जितनी अच्छी नहीं थी। भले ही उनके पास जी फैमिली और लू फैमिली का सपोर्ट था, लेकिन सेंट्रल रॉयल सिटी की आर्मी के पास बाकी सारी एरिस्टोक्रेटिक फोर्सेस की मदद थी। एक जोरदार धमाका हुआ। आसमान से बहुत सारी आग नीचे गिरी और जीन एनर्जी बहुत भयानक तरीके से एक्सप्लोड हो गई। इसका मतलब था कि हवा में मौजूद वो काले धब्बों जैसी ह्यूमन शैडोज भी फट गई थीं। सेंट्रल आर्मी के बहुत सारे ब्लड स्ट्रॉन्गमैन जमीन के बिल्कुल पास थे और तेजी से जमीन पर आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही कोई रोशनी नीचे गिरती, वो अपने साथ कई लोगों की जान ले जाती। शांगनिंग शुएजो की टीम की हार पक्की थी। प्रोफेसर सुन निंग और उनके फ्यूचर स्टूडेंट्स सब मारे गए थे। वो सारे स्टूडेंट्स मर चुके थे। इस साल का नुकसान पिछले कई दशकों के नुकसान से भी ज्यादा था। नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत बुरा होगा। मैं जाकर पहले थोड़ी मदद करता हूं। सुन गाओशुआंग तेजी से हवा में उड़ा और सीधा उस बैटलफील्ड में घुस गया जो लोगों की लाशों से किसी मीट ग्राइंडर जैसा बन चुका था। मैं भी चलता हूं। लॉन्ग युआन ने जल्दी से आवाज दी और वो आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने अपने कदम बढ़ाए, सुन गाओशुआंग उससे भी ज्यादा टेरिफाइंग स्पीड से पीछे की तरफ उछल कर आ गिरा। सुन गाओशुआंग जमीन पर जोर से गिरा, जिससे चारों तरफ धूल और धुआं उड़ने लगा। उस पीले और सफेद धुएं के बीच खून की एक धुंध साफ देखी जा सकती थी। हा। एम्परर तियान्युआन आसमान से नीचे उतरा और पूरा आसमान कांपने लगा। उसकी जीन एनर्जी उबल और जल रही थी, जिससे वहां का टेम्परेचर सीधा 10 डिग्री से भी ज्यादा बढ़ गया। अगर तुम लोग यहां छुपे हो तो तुम में से कोई भी यहां से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। डैम इट! लाओ युक्वान ने उसे गाली दी और फिर वो तेज आवाज में चिल्लाता हुआ बाहर आ गया। उसकी आंखों में धुएं के लिए बहुत ज्यादा नफरत थी। तियान्युआन, जब हम निंग शुएजो गए थे तब हमने तुम्हारे साथ कितना अच्छा बर्ताव किया था, और तुम शांगनिंग शुएजो के साथ ऐसा सुलूक कर रहे हो। एम्परर तियान्युआन हंसा। बूढ़े आदमी, वो सब शुरू की बात थी। तब का वक्त और था और अब का वक्त और है। शुरू में इस एम्परर तियान्युआन ने मदद के लिए तुमसे किताबें उधार ली थीं, लेकिन अब मैं एम्परर तियान्युआन हूं। अब मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। इसके बजाय अब मुझे तुम्हारी जान चाहिए। एक जोरदार दहाड़ गूंजी। भयानक टेरर और प्रेशर बाहर फूट पड़ा और दुनिया का रंग बदल गया जैसे कोई बिजली गिरी हो। लाओ युक्वान और उसके चारों साथियों के मुंह से खून की उल्टी हुई और वो पीछे की तरफ गिर पड़े। चारों तरफ आफ्टरशॉक्स की गूंज फैल गई। ये बिल्कुल हवा की एक दीवार की तरह था जो सब कुछ उड़ा ले जा रही थी। ये मौत की किसी दरांती की तरह था जो फसल काट रही हो। उस एयरवॉल के आगे बढ़ने के साथ ही सोल्जर्स अपना सिर पकड़कर नीचे गिरने लगे और उनके मुंह और नाक से खून बहने लगा। जब वो हमला सेंट्रल आर्मी के सामने पहुंचा तो वो टूटकर गायब हो गया। सिर्फ एक ही स्ट्राइक में एम्परर तियान्युआन ने शुएजो की 50% आर्मी को खत्म कर दिया। बाकी बचे 50% लोगों के इंटरनल ऑर्गन्स में भी चोट आई थी और वो हिलने के भी लायक नहीं बचे थे। जो मेरे साथ चलेंगे वो आबाद रहेंगे और जो मेरे खिलाफ जाएंगे वो मारे जाएंगे। क्या तुम लोगों ने अभी तक फैसला नहीं किया? एम्परर तियान्युआन ने जमीन पर गिरे और खून थूकते लोगों को देखा। उसकी टोन एकदम सपाट थी। लाओ युक्वान की उंगलियां हल्की सी कांपी और उसने एम्परर तियान्युआन की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर तुम शांगशुएजो में कत्लेआम मचाओगे तो क्या तुम्हें चूलिन के वापस आने का डर नहीं है?
चूलिन? एम्परर टियान्युआन हंसा और बोला, क्या तुम मुझे एक ऐसे आदमी के नाम से डरा रहे हो जो 1 साल से गायब है? और तो और, जब चूलिन गया था तब वो सिर्फ एक ब्लड वॉरियर था। अपनी उन अजीब सीक्रेट आर्ट्स के दम पर ही वो मुझसे लड़ पाया था। हवा का एक और जोरदार झोंका आया। ये एक और हैवी प्रेशर का हमला था। लाओ युक्वान की स्ट्रेंथ सबसे कम थी और वो लगभग बेहोश होने वाला था। लॉन्ग युआन ने हाफते हुए अपनी आंखें फाड़ लीं। टियानक्वान स्टेट, तुमने टियानक्वान स्टेट में ब्रेक थ्रू कर लिया है। लाओ युक्वान को पछतावा हो रहा था कि उसे शुरू में टियान्युआन की मदद नहीं करनी चाहिए थी। उसका अच्छा टैलेंट और जिद देखकर ही उसने उसे शांगनिंग शुएजू में पनाह दी थी और उसकी बहुत मदद की थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि आखिर में उसने एक धोखेबाज भेड़िए को पाल लिया था। उसे बहुत नफरत हो रही थी। टियानक्वान लेवल का वो धोखेबाज भेड़िया, क्या इस बार उसका उन सबको जिंदा खाना जरूरी था? लाओ युक्वान को अब चू लिन के मामले में कोई गलतफहमी नहीं थी। अगर चू लिन आ भी गया तो क्या वो सच में एम्परर टियान्युआन का मुकाबला कर पाएगा? ये टियान्युआन तो पहले वाले स्टार मीटियोराइट मास्टर से भी कहीं ज्यादा क्रूअल था। आखिर वो स्टार मीटियोराइट मास्टर तो चीजों को धीरे धीरे समझना चाहता था, लेकिन जब से ये गद्दी पर बैठा था ये हर दिन खून की होली खेल रहा था। कुछ महीनों पहले उसने किंग सिटी को तबाह कर दिया था। अब वो निंगशुएजो को मारना चाहता था और फिर वेस्टर्न डेसोलेट एरिया को। उसे कौन रोक सकता है? हा 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 हा। एम्परर टियान्युआन ने आसमान की तरफ देखा और हंसते हुए बोला, चूलिन तो टियानक्वान लेवल से भी नीचे का कचरा है। सुना है कि उसने टियन वुजोंग को ज्वाइन कर लिया है। जब मैं ब्लू स्टार को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लूंगा तो मैं उस फालतू टियन वुजोंग पर भी हमला करूंगा। हवा की एक तेज आवाज आई। आसमान से हवा का एक जोरदार झोंका गुजरा और वो बढ़ा हुआ अजीब टेम्परेचर अचानक से नीचे गिर गया। हमारे टियन वुजोंग के बारे में किसने कहा? टियन वुजोंग का एक जवान डिसाइपल अपने हाथ बांधे एम्परर टियान्युआन के सामने आ खड़ा हुआ। एम्परर टियान्युआन ने अपनी आंखें खोलीं और सामने घूरने लगा। टियानक्वान स्टेट की अपनी सुपर हाई स्ट्रेंथ के बावजूद वो सामने वाले इंसान की क्यूई मशीन को महसूस नहीं कर पा रहा था। अगर वो सामने वाला इंसान बोलता नहीं तो उसे पता भी नहीं चलता कि वहां कोई खड़ा है। सुपरमास्टर? ये पॉसिबल ही नहीं है। एम्परर टियान्युआन को अपने ऊंचे लेवल की वजह से पूरा यकीन था कि इस दुनिया में कोई भी उसके सामने अपनी एनर्जी फ्लक्चुएशंस को नहीं छुपा सकता था। ये सच होना ही चाहिए क्योंकि वो एम्परर टियान्युआन था। वो टियानक्वान का सबसे स्ट्रांग इंसान था। तो ये बस एक ऐसा बच्चा है जिसने उड़ने की कोई सीक्रेट आर्ट सीख ली है। मुझे ये जानने की उत्सुकता है कि तुम टियान वुजोंग पर कैसे हमला करना चाहते हो। हवा में खड़े उस जवान लड़के ने मजाक उड़ाते हुए एम्परर को देखा। ये इलाका सच में एक वाइल्ड एरिया था और हेवन एंड अर्थ के बीच की जेनेटिक एनर्जी बहुत ही कम थी। शुआंजिंग रेल में वापस जाने वाला ही इंटरस्टेलर मैन है। इस नजरिए के हिसाब से ब्लू स्टार के किसी भी इंसान को इंटरस्टेलर मैन नहीं कहा जा सकता था। टियन वुजोंग के उस लड़के के चेहरे का वो मजाकिया अंदाज बहुत चुभने वाला था। इसने उसे बचपन की कई बुरी यादें दिला दी थीं। जब से वो गद्दी पर बैठा था किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई उससे इस तरह बेरुखी से पेश आए। तुम मरना चाहते हो? एम्परर टियान्युआन गुस्से से पागल हो गया और उसके अंदर से बहुत भारी जीन एनर्जी बाहर निकल पड़ी। वो एनर्जी हवा में गोल गोल घूमी और मुड़कर एक बड़े से ट्रांसपेरेंट हाथ में बदल गई। वो हाथ हवा को चीरते हुए सीधा टियन वुजोंग के उस लड़के के माथे की तरफ गया। वो इस बेवकूफ लड़के को जिंदा ही थप्पड़ मारना चाहता था ताकि उसे टियानक्वान स्टेट की पावर का अंदाजा हो सके। ध्यान रखना। लॉन्ग युआन चिल्लाना चाहता था लेकिन एम्परर टियान्युआन के प्रेशर ने उसे दबा रखा था। वो सिर्फ अपना मुंह खोल सकता था लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो बस बेबस होकर उस आदमी को इस भयानक हमले का शिकार होते हुए देख सकता था। एक जोरदार गूंज उठी। टियन वुजोंग के उस लड़के ने आराम से अपनी एक उंगली उस शानदार ट्रांसपेरेंट बड़े हाथ पर टिका दी। वो बड़ा सा हमला किसी लहर की तरह उबलता और उछलता हुआ आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो उस लड़के से टकराया वो वहीं रुक गया। जोरदार धमाका हुआ। वो ट्रांसपेरेंट बड़ा सा हाथ अपनी हथेली के बीच से ही फट गया और एक भारी धुंध में बदलकर हवा में गायब हो गया। ये लॉन्ग युआन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उस लड़के ने जरा सी भी जेनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल नहीं किया था। ऐसा कैसे हो सकता है? एम्परर टियान्युआन इतना गुस्से में था कि वो आसमान की तरफ उछला और सीधा टियान वुजोंग के उस लड़के की तरफ गया। तुमने मेरे हमले को कैसे तोड़ दिया? बहुत शोर मचाते हो। टियन वुजोंग के उस लड़के ने अपना हाथ हिलाया। एक भयानक आवाज गूंजी। वो माइटी एम्परर टियान्युआन किसी उल्कापिंड की तरह नीचे गिरा जिससे जमीन कांप उठी और जोरदार धमाका हुआ। कुछ ही पल पहले वो बेहिसाब पावर से भरा हुआ था और पलक झपकते ही वो मरने की हालत में पहुंच गया था। लॉन्ग युआन ने अपना सिर बाहर निकाला और नीचे की तरफ घूरा। उस गड्ढे के नीचे एम्परर टियान्युआन का शरीर फट चुका था और वो पूरी तरह खून से लथपथ था। वो रेत पर सीधा पड़ा हुआ था। उसकी खून से सनी आंखें आसमान को घूर रही थीं, लेकिन आसमान तो बहुत दूर था। वो उस हमले के सामने इतना कमजोर कैसे पड़ गया? हवा में मौजूद वो इंसान आखिर कौन था? जहां तक हारे हुए एम्परर टियान्युआन की बात थी, टियान वुजोंग के उस लड़के ने उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। शुआनजिंग में वापस लौटने वाले एक स्ट्रांग इंसान के तौर पर क्या उसे इस बात की जरा भी फिक्र होगी कि टियानक्वान में अभी अभी कदम रखने वाला कोई जंगली इंसान कैसा है?
अगर ये मिशन नहीं होता तो वो इतने पिछड़े हुए इलाके में पैर रखने की जहमत भी नहीं उठाता। जरा रुको, आप में से मिस्टर लाओ युक्वान, मिस लिऊ हनियान या मिस शिया शिवे कौन है? टियानवुजोंग के उस लड़के ने स्माइल करते हुए नीचे देखा। नीचे जिन लोगों ने अभी अभी थोड़ी राहत की सांस ली थी, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। एक अनजान स्ट्रांग इंसान वहां मौजूद था और किसी को नहीं पता था कि ये बात अच्छी है या बुरी। वो एक ऐसा हमला था जिसने टियानक्वान के वजूद को ही कुचल दिया था। उन्हें डर था कि ब्लू स्टार पर अब तक जितने भी स्ट्रांग लोग आए थे, स्टार मीटियर मास्टर, चूलिन या यीयुन, कोई भी उसके सामने एक भी मूव नहीं टिका पाएगा। हवा की तेज आवाज आई। लाओ युक्वान ने अपने दांत पीसे। अब वो इस मुसीबत से बच नहीं सकता था। इतने स्ट्रांग इंसान से भागने का कोई मतलब नहीं था। इससे सामने वाला और भी ज्यादा चिढ़ जाता। अगर वो मारा भी गया तो भी वो लिऊ हनियन को वार्निंग दे सकता था। मैं लाओ युक्वान हूं। लाओ युक्वान कांपते हुए खड़ा हुआ। अपने मुरझाए हुए बूढ़े चेहरे के साथ उसने उन चुभती हुई नजरों का सामना किया और आसमान में मौजूद टियानवुजोंग के उस शानदार लड़के को देखा। एक हल्की सी आवाज आई। टियानवुजोंग का वो लड़का इतना खुश हुआ कि वो सीधे आसमान से नीचे आ गया। उसके ठंडे चेहरे पर एक वार्म स्माइल आ गई। तो आप लाओ युक्वान हैं? मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। लाओ युक्वान के कंफ्यूज चेहरे को इग्नोर करते हुए टियानवुजोंग के उस लड़के ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। मेरा नाम क्यान चिंगफान है। मैं टियानवुजोंग का एक फॉरेन डिसाइपल हूं। मैं यहां आपको एक खुशखबरी देने आया हूं। चूलिन ने ब्लड स्टार अरीना में चैंपियन की पोजीशन जीत ली है। अब वो टियानवुजोंग का कोर डिसाइपल है। लाओ युक्वान ने डरते हुए थूक निगला। उसने दुनिया चाहे जितनी भी देखी हो, वो आउटसाइड डिसाइपल्स और अपने खुद के डिसाइपल्स के बीच का फर्क बहुत अच्छे से जानता था। उसके सामने खड़ा ये लड़का इनविंसिबल एम्परर टियान्युआन को अपनी एक उंगली से हरा सकता था। तो फिर चूलिन, जो कि एक कोर डिसाइपल है, उसे किस बात का डर होना चाहिए? चूलिन के टियानवुजोंग का कोर डिसाइपल बनने की खबर पूरे ब्लू स्टार में हवा की तरह फैल गई। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर किसी मीटियर की तरह चमकने वाले एम्परर टियान्युआन की मौत भी एक मीटियर की तरह ही हो गई। उसी समय चूलिन के टियानवुजोंग का कोर डिसाइपल बनने की खबर ने सबको हैरान कर दिया था। टियानक्वान किंगडम के ऊपर वाला रेल्म सबके सामने आ चुका था। सेंट्रल रॉयल सिटी, जी फैमिली का घर। जी फैमिली के हेड जी जेंगपिंग डरते हुए अपने हाथ में मौजूद सीक्रेट लेटर को पलट रहे थे। ये शांगनिंग शुएजू, एम्परर टियान्युआन और एरिस्टोक्रेटिक काउंसिल जैसे कई चैनल से आया हुआ एक मैसेज था। इसके सोर्सेज बहुत बड़े थे और ये खबर एकदम रिलायबल थी। जी जिंगपिंग ने उस सीक्रेट लेटर को पढ़ा। काफी देर बाद उसने गहरी सांस ली और उस लेटर को नीचे रख दिया। कोई है? मास्टर, एक आदमी तुरंत आगे आया। तुरंत ऑर्डर दो कि जी फैमिली के ब्लड सोल्जर्स की पूरी आर्मी को अटैक के लिए भेजा जाए। लू फैमिली की टीम के साथ मिलकर वांगचेंग प्रिजन पर हमला करो और अरेस्ट किए गए शांगनिंग शुएजो के लेक्चरर को बचाकर लाओ। गे झेंगपिंग की आंखों में बेबसी साफ दिख रही थी। वो गहरी सांस लेते हुए खड़ा हो गया। उसने सोचा था कि तबाही का ये समय जी फैमिली के उभरने का सही वक्त होगा। इंसान की सोच किस्मत के आगे कुछ नहीं है। भले ही उनकी जी फैमिली एम्परर टियान्युआन और शांगनिंग शुएजो को हराकर गद्दी पर कब्जा कर लेती, लेकिन चूलिन, जो अब इंटरस्टेलर फोर्सेज में है, वो अपने किसी एक डिवीजन ब्रदर को बुलाकर पूरी ब्लू स्टार फोर्स को आसानी से तबाह कर सकता है। जी फैमिली के सबॉर्डिनेट्स उलझन में थे और उन्होंने हैरानी से ऊपर देखा। मास्टर, शांगनिंग शुएजो के लोगों को बचाना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। गे झेंगपिंग ने गहरी सांस ली और अपना हाथ हिलाया। वक्त बदल चुका है। अब से जी फैमिली शांग शुएजो को पूरा सपोर्ट करेगी, खासकर उस बूढ़े इंसान लाओ युक्वान को। वो चूलिन का एल्डर मार्शल ब्रदर है और हमें चूलिन के उस एहसान को याद रखकर उसकी बहुत देखभाल करनी होगी। वाइल्ड एरिया क्रेजी लायन ट्राइब का कमांड सेंटर। यी टियान्या सबसे ऊपर की सीट पर बैठा था। वो दोनों तरफ बैठे क्रेजी लायन ट्राइब के हाई लेवल लोगों को देख रहा था जो खुशी से झूम रहे थे। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि क्रेजी लायन ट्राइब को एक क्रेजी लायन कमांड पोस्ट बनाने के लिए रिसोर्सेज और ट्रूप्स भेजे जाएं। जो कोई भी क्रेजी लायन कमांड पोस्ट पर हमला करने की हिम्मत करेगा, उसे सेंट्रल आर्मी की तरफ से मौत के घाट उतार दिया जाएगा। एक अनजान जवान लड़के ने बड़ी इज्जत के साथ वी टियान्या को एक सीक्रेट लेटर दिया और चुपचाप वहां से चला गया। ये सीक्रेट लेटर खुद चू लिन ने लिखा था, जो असलियत से थोड़ा अलग था। इसमें लिखा था कि चू लिन और यी युन दोनों स्टार पावर में शामिल हो चुके हैं। वो दोनों किसी फेरी कपल की तरह अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। सेक्ट में अपनी प्रैक्टिस पूरी करने के बाद वो कुछ सालों में उससे मिलने वापस आएंगे। आंखों में आंसू भरकर उस लेटर को पढ़ने के बाद यी टियान्या ने गहरी सांस ली। भले ही उसकी इकलौती बेटी और दामाद उसके पास नहीं थे, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक अलग ही खुशी थी। बच्चों की अपनी किस्मत होती है, ये अच्छा है। कैंगलन वर्ल्ड में पावरफुल फोर्स वाले सुपरस्टार्स हर बड़े स्टार रीजन्स में फैले हुए थे। लगभग हर साल सुपरस्टार्स पैदा होते थे और खत्म हो जाते थे। उस आसमान के नीचे एक कभी खत्म न होने वाला कंपटीशन चलता रहता था। और इन अनगिनत सुपर प्लैनेट्स के बीच इस दुनिया के असली मास्टर वो लोग थे जिन्हें बिहीमथ्स की इंटरस्टेलर फोर्सेस के नाम से जाना जाता था। उनकी हिस्ट्री बहुत पुरानी थी और उनका खौफ बहुत भयानक था, जिनमें से टॉप 10 सबसे ज्यादा मशहूर थे। लॉस्ट डेविल किंगडम,
टैनवुजोंग, होंगमिंग रोड, सिंगयून मर्सनरी लीग, कैंचिगे पवेलियन, हुईटा, वुक्सिंगमेन, स्वानजियान सेक्ट और ब्रॉन्ज ड्रैगन सेक्ट। कैंगलन वर्ल्ड के नॉर्थ ईस्ट में एक वर्लपूल की तरह हजारों स्टार्स फैले हुए थे। उस वर्लपूल के बिल्कुल बीच में एक नीले, हरे और सफेद रंग का स्टार मौजूद था, जहां टियानवुजोंग बसा हुआ था। ये बिल्कुल किसी स्टार रिवर एम्पायर जैसा था। टियन वक्सिंग के पास अपनी जमीन को बदलने की बहुत शानदार पावर थी। इसी वजह से टियन वक्सिंग में बहुत सारे फेरी माउंटेन्स, पानी, बादल और धुंध मौजूद थी। उन अनगिनत पहाड़ों, खाइयों और झरनों के बीच बहुत सारी शानदार इमारतें बनी हुई थीं। टियनवुजोंग के डिसाइपल्स इन्हीं जगहों पर रहा करते थे। टियन वक्सिंग की सबसे शानदार जगह पर एक उल्टे सफेद कटोरे की तरह 1000 जांग का लाइट शील्ड मौजूद था। उस लाइट शील्ड के अंदर कोई भी उस हॉल को देख सकता था, जिसमें एक बहुत पुरानी और शानदार फील थी। आसमान के बिल्कुल ऊपर अनगिनत चींटियों जैसे छोटे छोटे डॉट्स देखे जा सकते थे, जो एक ना बताई जा सकने वाली मजेस्टिक ब्रेथ के साथ आसमान में उड़ रहे थे। एक गूंज उठी। उसी समय उस मास्क पर अचानक एक हलचल हुई और उस पर बहुत सारी रोशनी जमा होने लगी। आखिर में वो एक डार्क रेड डायफ्राम में बदल गई। उस एपर्चर के ठीक ऊपर अचानक सैकड़ों ह्यूमन फिगर्स उभर आईं। जब उन 100 लोगों ने ऊंचाई से नीचे देखा तो वो सब सुन्न रह गए और उन्होंने हैरानी से ठंडी सांस ली। भीड़ में सबसे आगे खड़ा छू लिन भी अपने सामने के नज़ारे को देखकर हैरान था। उसने उस मास्क के अंदर की एंशिएंट ब्रेथ को महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो टाइम एंड स्पेस को पार करके किसी पुरानी दुनिया में पहुंच गया हो। टियनवुजोंग में तुम्हारा स्वागत है। लोगों के चेहरों पर वो हैरानी देखकर यिन कोंगहाई का चेहरा भी थोड़ा गर्व से भर गया और उसकी आंखों में एक स्माइल आ गई। चलो मेरे साथ टियनवुजोंग के अंदर आओ। आज से ये तुम्हारा दूसरा घर है।